हेलो दोस्तों, मैं त्रिशा सिंह आप सभी का क्लब आईएएस एस्पिरेंट चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए दृष्टि आईएएस की टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, दृष्टि आईएएस द्वारा मेंटरशिप प्रोग्राम 2026 प्रीलिम्स के लिए लाया गया था। इसी मेंटरशिप प्रोग्राम के दौरान ही बहुत सारे टेस्ट सीरीज लॉन्च किए गए थे, बहुत सारे टेस्ट पेपर सॉल्व कराए गए थे। तो इसी टेस्ट पेपर को हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे जब 2 नवंबर से टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने जा रहा है प्रॉपर 2026 के लिए दृष्टि आईएएस द्वारा ही। तो जब ये वाला टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगा तो आप लोग कहोगे तो मैं 2 नवंबर से जो टेस्ट पेपर स्टार्ट होगा मैं वो वाला सॉल्व कराना शुरू कर दूंगी, उधर मैं शिफ्ट हो जाऊंगी बाद में। लेकिन फिलहाल अपने लोग अभी इसी मेंटरशिप प्रोग्राम के टेस्ट सीरीज को सॉल्व करते हैं। और अगर आप लोग बोलोगे तो मैं इसी मेंटरशिप प्रोग्राम को ही कंटिन्यू रखूंगी, या फिर अगर आप लोग बोलोगे तो मैं जो प्रॉपर 2 नवंबर से टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने जा रहा है मैं उस टेस्ट पेपर को सॉल्व कराने लगूंगी। जैसा भी होगा आप लोग कमेंट में बताना, ठीक है। और जो 2 नवंबर से टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने जा रहा है मैं आप लोग को बता देती हूँ कि ये जो 2 नवंबर को टेस्ट होगा ये ओपन मॉक टेस्ट होगा। तो आप लोग के आसपास अगर दृष्टि आईएएस की ब्रांच है तो वहाँ पे जाकर के आप इस ओपन मॉक टेस्ट का फ़ायदा उठाइए, वहाँ पे टेस्ट दीजिए, देखिए कि आप कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ये ओपन मॉक टेस्ट का मतलब ये होता है कि कोई भी बच्चा जाकर के वहाँ पे इस टेस्ट को दे सकता है। इसके लिए आपको कोई फी पे नहीं करना होगा, बस वहाँ पे जाकर के इंस्टीट्यूट में जाकर के पहले से ही आपको एनरोल कराना पड़ेगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और 2 नवंबर से प्रॉपर टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगा। पहला 2 नवंबर से तो ओपन मॉक टेस्ट होगा, 9 नवंबर से प्रॉपर टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने जा रहा है दृष्टि आईएएस में। और जब भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें तो मैं आप लोग को यही सलाह दूंगी कि आप लोग ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन मत करिए, कोई खास प्रॉफिट नहीं होता है। ठीक है, ऑफलाइन ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे जाकर के एक हॉल में बैठ करके जब आप कई सारे बच्चों के बीच टेस्ट देंगे तो वहाँ का आपको एक अलग एनवायरनमेंट, एक अलग वाइब्स आएगी। ठीक है, तो आपको अच्छा लगेगा, आपको नया एक्सपीरियंस मिलेगा उस माहौल में रह करके। एग्ज़ाम देना जैसे आपको लगेगा कि आप एग्ज़ाम दे रहे हो, वैसा ही आपको टेस्ट सीरीज के दौरान लगेगा। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें तो मैं यही कहूँगी, भाई पैसे तो आपको देने ही हैं तो आप ऑफलाइन जा करके दो। ठीक है, तो 2 नवंबर को जरूर जाना, ये ओपन मॉक टेस्ट है। और 9 नवंबर से प्रॉपर टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, चलो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है तो अपने लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, चलो देखो, पहला टेस्ट, दूसरा टेस्ट और तीसरा टेस्ट, ये तीनों टेस्ट जो हैं हिस्ट्री के हैं। ठीक है, ये अभी स्टार्टिंग के बहुत सारे टेस्ट पेपर जो हैं सेक्शनल टेस्ट है, यानी सब्जेक्टिव टेस्ट है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे। तो पहला, दूसरा और तीसरा जो टेस्ट है ये हिस्ट्री का है। इसमें सारे क्वेश्चंस आपको हिस्ट्री को देखने मिलेंगे, लेकिन ये मत सोचिएगा कि सभी क्वेश्चंस एक ही टॉपिक्स होंगे, नहीं, बहुत ही बारीकी से। मुझे इस मेंटरशिप प्रोग्राम में यही बहुत अच्छी बात लगी कि हर एक, जैसे कि पहला टेस्ट है तो इसमें अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन होंगे, फिर दूसरा टेस्ट होगा तो इसमें भी अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चंस को कवर किया गया। ऐसा नहीं कि जो दूसरे टेस्ट पेपर में जिस टॉपिक को लिया गया है वो पहले वाले टेस्ट में भी उसी टॉपिक से क्वेश्चन होंगे, नहीं। पहले वाले टेस्ट में जो क्वेश्चन होंगे जिस टॉपिक से, आपको दूसरे वाले टेस्ट में उस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, अलग टॉपिक से देखने को मिलेंगे। तीसरे वाले में आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन है। तो बहुत ही अच्छा टेस्ट पेपर है, बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्थित किया गया है सारे प्रश्नों को। आपको ऐसा लगेगा कि आप हिस्ट्री रिवाइज कर रहे हो। जब दूसरा टेस्ट पेपर सॉल्व करोगे तो ऐसा आपको लगेगा कि आप एंशिएंट से फिर मॉडर्न, एक एक क्रम से धीरे धीरे आप मॉडर्न की तरफ बढ़ रहे हो। तो बहुत अच्छा लगेगा। आप एक बार आप इस टेस्ट पेपर को सॉल्व करिए, हर एक क्वेश्चन को बहुत बारीकी से रखा गया है और बहुत ही क्रम वाइज रखा गया है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जब आप सॉल्व करोगे तब आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ओके, एक साइड दिया है विद्रोह के नेता, दूसरे साइड क्षेत्र, यानी कि किस जगह पे किस नेता ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया था। ओके, पूछा है कितने सही सुमेलित हैं। चलो अब स्टेटमेंट में ध्यान देते हैं। पहला कह रहा है नाना साहेब, इसमें दिया है कानपुर। तो दोस्तों, नाना साहेब ने कानपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो पहला स्टेटमेंट सही है। जनरल बख्त खान ने दिल्ली से 1857 की क्रांति का विद्रोह किया था, तो दूसरा भी सही है। और बेगम हजरत महल ने लखनऊ से 1857 की क्रांति का 1857 की क्रांति का नेतृत्व प्रदान किया था, तो तीसरा भी सही है। चौथा देखो, चौथा कह रहा है कि मौलवी अहमदुल्ला शाह, इसमें दिया है बरेली। तो दोस्तों, मौलवी अहमदुल्ला शाह जी ने 1857 की क्रांति का विद्रोह फैजाबाद से किया था।
ठीक है, इसका नेतृत्व प्रदान किया था फैजाबाद से। तो आपका चौथा सही सुमेलित नहीं है। पांचवा कह रहे हैं खान बहादुर, इसमें फैजाबाद दिया है, तो फैजाबाद नहीं बल्कि इन्होंने बरेली से 1857 की विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया था। ठीक है, तो चौथा और पांचवा सही सुमेलित नहीं है, पहला, दूसरा और तीसरा सही सुमेलित है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कितने सही सुमेलित है, तो गिन लो 1, 2 और 3, यानी कुल मिला के 3 स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखो, दूसरा क्वेश्चन है 1857, एक मिनट रुक जाना, ठीक है, 1857 के विद्रोह के एक दृश्य को दर्शाती 1859 की कलाकृति रिलीफ ऑफ लखनऊ किसने बनाई थी। तो दोस्तों रिलीफ ऑफ लखनऊ किसने बनाई थी, थॉमस जोन्स बार्कर ने बनाई थी। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई के संबंध में प्रसिद्ध पंक्ति खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी लिखी थी, किसने लिखी थी भाई, तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा है इस पंक्ति को। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से 1857 के विद्रोह की असफलता के कारण थे। अच्छा, 1857 की क्रांति जो हुई थी वो असफल हो गई थी, इसकी असफलता के कारण क्या थी। तो इसमें 3 स्टेटमेंट दिए हैं और पूछा है कि कौन सा सही कथन है। ठीक है, तो देखो इसमें पहला स्टेटमेंट कह रहा है हिंदू मुस्लिम एकता का अभाव। तो दोस्तों 1857 की क्रांति जब हुई थी तो उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। इनमें एकता का अभाव नहीं था, बल्कि इनमें काफ़ी ज़्यादा उस दौरान एकता थी। तो पहला आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एलिमिनेट करने की कोशिश करो। तो पहला स्टेटमेंट आपका ऑप्शन ए में भी है, सी में भी है और डी में भी है। तो आपका करेक्ट आंसर निकल करके आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके, अगर आपको लगता है, देखो एग्जाम में जब आप जाओ तो अगर आपको लगता है कि पहला, दूसरा या तीसरा जो भी स्टेटमेंट आपको एकदम श्योर है कि वो स्टेटमेंट गलत है और ऑप्शन में देखिए वो एलिमिनेट हो रहा है, तो डायरेक्ट आंसर निकल करके आगे बढ़ जाओ। पूरा स्टेटमेंट पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है एग्जाम में। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि एग्जाम में देखो 2 घंटे का समय होता है और 100 क्वेश्चन होते हैं, और 100 क्वेश्चन ऐसा नहीं कि आपका वन लाइनर हो सिर्फ। तो काफ़ी ज़्यादा स्टेटमेंट होते हैं, 2-2 3-3 4-4 स्टेटमेंट होते हैं। कुछ ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो बहुत थोड़े टफ होते हैं, उनकी लैंग्वेज को समझना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो क्वेश्चन को समझना फिर उसका आंसर करना बहुत लंबा समय हो जाता है। तो जो ईजी क्वेश्चन हो तो उससे ईजिली आप आंसर करके आगे बढ़ जाओ, पूरा स्टेटमेंट मत पढ़ो। जैसे यहाँ पे था तो हाँ पता है कि पहला स्टेटमेंट गलत है, एलिमिनेट हो गया, आंसर आपका ऑप्शन बी निकल के आ गया, तो ये दोनों मत पढ़ो, फिर एग्जाम में इतना टाइम वेस्ट मत करो। लेकिन अभी क्योंकि मैं यहाँ पे सॉल्व करा रही हूँ तो आप लोग को थोड़ा समझाते हुए आगे बढ़ूंगी। ठीक है, तो दोस्तों 1857 के विद्रोह की असफलता के कारण में यहाँ पे कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम एकता का भाव था। नहीं, हिंदू मुस्लिम दोनों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था इस विद्रोह में, तो दोनों में एकता थी, एकता का भाव नहीं था। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। दूसरा देखो, तो विद्रोह का सीमित भौगोलिक विस्तार 1857 की क्रांति में देखेंगे कि विद्रोह का जो पूरे भारत में विद्रोह नहीं हुआ था, कुछ कुछ जगहों पे सीमित क्षेत्रों पे ही, जैसे अवध हो गया, बंगाल बिहार साइड विद्रोह बहुत ज़्यादा हुआ था। अदर साइड आप जैसे देखेंगे सिंध हो गया, पंजाब, दक्षिण भारत, यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो 1857 की क्रांति नहीं हुई थी, बहुत ही कम कुछ लोगों ने किया था। तो इसका हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं इसका विस्तार बहुत ही सीमित रहा। तो पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट आपका सही हो गया। तीसरा कह रहा है कि श्रेष्ठ ब्रिटिश सैन्य और प्रशासनिक तंत्र। देखो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास काफ़ी ब्रिटिशों के पास बहुत अच्छी सैन्य व्यवस्था थी, उनके प्रशासनिक तंत्र काफ़ी मजबूत था, उनके पास अच्छी प्रशिक्षित सेना थी। तो इन सेनाओं के बल पे वो 1857 के विद्रोह को कुचल दिए, आप लोग को पता होगा। तो तीसरा भी सही है, और इसके साथ आप लोग बहुत सारे कारण देख सकते हैं, जैसे कि 1857 की क्रांति जब हो रही थी तो उसमें कोई अच्छा योग्य नेतृत्वकर्ता नहीं था, योग्य नेतृत्वकर्ता और सामंजस्य का अभाव देखने को मिलेगा। तो ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, दूसरा तीसरा सही है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी आएगा। ओके, चलो अगला देखो, 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कौन था। अच्छा, जब 1857 की क्रांति हो रही थी तो उस दौरान ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है,
देखो अभी स्टार्टिंग में आप जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं सभी 1857 की क्रांति से हैं, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन इसने मिस कर दिया है इस टेस्ट पेपर में। मुझे लगता है वो वही क्वेश्चन होना चाहिए था। जैसे कि 1857 की क्रांति हुई, अलग अलग जगहों पे भारतीय नेताओं ने नेतृत्व प्रदान किया था, जैसे कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसका एक जस्ट अपोजिट भी एक क्वेश्चन होता है कि किस अंग्रेज किस अंग्रेज अधिकारी ने किस जगह पर नेतृत्व को दबाने का काम किया। ठीक है, विद्रोह का दमन करने का काम किया। ठीक है, तो किस अंग्रेज अधिकारी ने किस जगह पे 1857 के विद्रोह को दबाने का काम किया था। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी आप 1857 की क्रांति पढ़ें तो इस वाले पॉइंट को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो अंग्रेज अधिकारियों का नाम भी याद रखिएगा कि किस जगह पे किसने विद्रोह को दबाने का काम किया था। हमेशा पूछता है, पीसीएस में भी पूछता है, बीपीएससी में भी पूछता है, यूपीएससी में भी पूछता है, स्टेट पीसीएस में, मतलब ओवरऑल सभी स्टेट पीसीएस में पूछता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। स्पेक्ट्रम में तो नहीं दिया है, आप लूसेंट में पढ़िएगा, शायद लूसेंट में दिया होगा। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट को थोड़ा ध्यान से पढ़ना। चलो अगला देखो, तो इस क्वेश्चन को पढ़िए। निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कितने 19वीं सदी के भारत में बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने में सक्रिय रूप से जुड़े थे। ठीक है, बालिकाओं की मत यानी कि हम ये कह सकते हैं कि लड़कियों की शिक्षा पर किसने जोर दिया, किसने अपना योगदान दिया। तो 5 लोगों का नाम दिया है: ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जगन्नाथ शंकर शेठ, भाऊ दाजी लाड, जेईडी बैथ्यून और सावित्रीबाई फुले। तो दोस्तों इन पांचों लोगों ने भारत में बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने में अपनी सक्रिय रूप से भागीदारी सुनिश्चित की थी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी 5। अक्सर इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है कि सभी स्टेटमेंट सही होते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। देखो 7वां क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक साइड दिया है महिला संगठन, दूसरे साइड संस्थापक, यानी कि ये 4 महिला संगठनों के नाम दिए हैं। इस संगठन के संस्थापक कौन थे? दूसरे साइड इसका नाम दिया है और पूछा है क्वेश्चन में कि कितने सही सुमिलित हैं। ठीक है, चलो अब सॉल्व करते हैं अपने लोग। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, महिला संगठन से अक्सर क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में, यूपीएससी में मेनली यूपीएससी में पूछता है। अच्छा यहाँ से क्वेश्चन, तो ध्यान से सुनना। ठीक है, देखो भारत स्त्री महामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो 1910 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे हुई थी? प्रयागराज में हुई थी। ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ। इलाहाबाद या प्रयागराज में इसकी स्थापना हुई थी। किसने की थी? सरला देवी चौधरानी ने की थी। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस, इसमें दिया है रमाबाई रानडे। तो दूसरा भी सही है कि लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1904 ईस्वी में, कब? 1904 ईस्वी में रमाबाई रानडे ने की थी। तो दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है आर्य महिला समाज की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखा है कि आर्य महिला समाज की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। तो एनी बेसेंट ने नहीं की थी आर्य महिला समाज की, बल्कि इसकी स्थापना पंडिता रमाबाई रानडे ने की थी 1882 यानी 1882 ईस्वी में। ठीक है, तो तीसरा गलत हो गया आपका, एनी बेसेंट ने नहीं, किसने? तो रमाबाई रानडे ने की थी, पंडिता रमाबाई रानडे ने। तो तीसरा गलत हो गया। चौथा कह रहा है ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस, इसकी स्थापना मार्गरेट कजिन्स ने ही की है। तो चौथा स्टेटमेंट भी आपका सही सुमिलित है। कब की थी? तो 1927 ईस्वी में की थी। तो पूछा है कितने सही सुमिलित है, तो गिन लीजिए 1, 2 और 3। तो कितने सही है? केवल 3, यानी आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, पहला कथन कह रहा है कि वे बाल विवाह और बहुविवाह के प्रबल विरोधी थे। दूसरा कथन कह रहा है उन्होंने संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य के रूप में गैर ब्राह्मणों के लिए संस्थान के द्वार खोले और ज्ञान पर पारंपरिक एकाधिकार को तोड़ने के लिए पश्चिमी विचारों को अपनाया। अब क्वेश्चन पूछा है कौन सा कथन सही है। ओके, चलो बताओ, आप लोग आंसर करने की कोशिश करो। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक समाज सुधारक थे। ठीक है, उनके इनके समय के दौरान समाज में एक मान्यता प्रचलित थी कि संस्कृत का अध्ययन केवल ब्राह्मण ही कर सकते हैं, केवल ब्राह्मण ही कर सकते हैं। ऐसा उस समय ये
रिवाज चला आ रहा था कि संस्कृत का अध्ययन सिर्फ ब्राह्मण ही कर सकते हैं, गैर ब्राह्मण यानी कि और कोई ब्राह्मणों के अलावा अन्य कोई जाति संस्कृत का अध्ययन नहीं कर सकता है। यानी कि संस्कृत पर अध्ययन का एकाधिकार था ब्राह्मणों का। तो इसी को चुनौती दिया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। इन्होंने कहा भाई संस्कृत का अध्ययन सिर्फ ब्राह्मण ही क्यों, गैर ब्राह्मण लोग भी तो कर सकते हैं, गैर ब्राह्मण जाति के लोग भी तो कर सकते हैं, चाहे फिर क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो। तो इन्होंने इसको चुनौती दिया था और गैर ब्राह्मणों को संस्कृत का अध्ययन करने के लिए बढ़ावा दिया कि भाई तुम लोग भी संस्कृत का अध्ययन कर सकते हो, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है। तो इन्होंने बढ़ावा दिया था और ब्राह्मणों के इस एकाधिकार को चुनौती दी थी। ठीक है, अब देखो पहला स्टेटमेंट तो इन्होंने बाल विवाह और बहुविवाह का विरोध किया था, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा देखो तो उन्होंने संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य के रूप में कार्य किया था और इन्होंने संस्कृत महाविद्यालय के प्रचार के रूप में गैर ब्राह्मणों के लिए संस्थान के द्वार खुले थे ताकि वे आकर के संस्कृत का अध्ययन कर सके, जो गैर ब्राह्मण लोग थे। और ज्ञान पर पारंपरिक एकाधिकार को तोड़ने के लिए पश्चिमी विचारों को भी इन्होंने अपनाया था। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आप लोगों को अगर पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पीडीएफ का लिंक मेंशन कर दिया जाएगा। आप उस लिंक को क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, लिंक को क्लिक करिएगा तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा और हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में पीडीएफ मिलेगा आपको और इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको साथ में मिलेगा। अगर आप हिंदी मीडियम का लेना चाहो तो हिंदी मीडियम का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, इंग्लिश मीडियम का लेना चाहोगे तो इंग्लिश मीडियम का, यानी ओवरऑल आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियमों का पीडीएफ मिलेगा। डिपेंड करेगा आप लोग के ऊपर, आपकी मर्जी, आप हिंदी में पढ़ो या इंग्लिश में पढ़ो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसने 20वीं सदी के आरंभ में महाराष्ट्र में निराश्रित हिंद नागरिक, विटाल विध्वंसक और मंजूर पत्रिकाएं प्रकाशित की? फिर से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि किसने 20वीं सदी के आरंभ में कहाँ पे, महाराष्ट्र में कौन कौन सी पत्रिकाएं, तो निराश्रित हिंद नागरिक, विटाल विध्वंसक, मजूर पत्रिकाएं प्रकाशित की। यानी इन तीनों पत्रिकाओं को किसने प्रकाशित किया था महाराष्ट्र से, बताओ। तो किसने किया था, किशन फागुजी बंसोड़ ने किया था। अब बहुत सारे बच्चे ये सोचे होंगे कि ये कहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, इस तरह का हमने आज तक तो नहीं पढ़ा। तो देखो बच्चे, स्पेक्ट्रम की बुक पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। स्पेक्ट्रम की बुक में ही ये आपको किशन फागुजी बंसोड़ के बारे में देखने को मिलेगा। जो आप लोग समाज सुधार वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो उसी समाज सुधार वाले टॉपिक में किशन फागुड़ी बंसोड़ जी के बारे में लिखा हुआ है। और ये जो पॉइंट क्वेश्चन के फॉर्म में आपके सामने है, ये निराश्रित हिंद नागरिक, विटाल विध्वंसक, मजूर पत्रिका, क्लियरली इनके पत्रिकाओं का नाम सेम ऐसे ही में इसी तरह लिखा हुआ है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे यही सोचते हैं कि कहाँ से आया, अलग अलग कंटेंट के पीछे भागते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि अलग अलग कंटेंट के पीछे मत भागो, जो ये स्टैंडर्ड बुक्स हैं इसको फॉलो करो। स्पेक्ट्रम है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बेस्ट है। इस बुक को कई बार पढ़ो। टॉपर्स भी क्या करते हैं कि जो उनके पास कंटेंट रहता है, जो स्टैंडर्ड बुक्स रहती हैं, उसी को बार बार पढ़ते हैं और बार बार मॉक टेस्ट लगाते हैं, PYQs लगाते हैं और उसी PYQs, उसी मॉक टेस्ट के द्वारा वो जैसे कि क्या करते हैं कि PYQ लगा रहे हैं, PYQ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, फिर मॉक टेस्ट दे रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि जब आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको ध्यान आएगा कि मैंने हाँ स्पेक्ट्रम में ये चीज़ें पढ़ी हैं। जब आप दोबारा स्पेक्ट्रम की बुक पढ़ेंगे तो आपको ध्यान आएगा कि हाँ मुझे अब सारी चीज़ें धीरे धीरे याद आ रही हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम में आपके सामने कोई भी क्वेश्चन नया नहीं लगेगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि मॉक टेस्ट लगाओ, PYQs लगाओ, एग्ज़ाम के पहले जितना हो सके, पॉसिबल हो सके उतने ज़्यादा मॉक टेस्ट दो और उतनी बार रिवीजन करो। तो एग्ज़ाम के पहले आप गलती कर लो, लेकिन एग्ज़ाम में गलती मत करो। ठीक है, तो अभी से सुधार करोगे तो एग्ज़ाम में गलती नहीं होगी, एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, एग्ज़ाम में कोई घबराहट भी नहीं होगी। तो पहले से पढ़ो। ठीक है, ये मत सोचा करो कि पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ गया, आपके बुक से ही आता है। जो आप बुक पढ़ते हो भाई, बस बार बार आप रिवाइज करो, आप रिविज़न ही नहीं करते, तो इस वजह से एग्ज़ाम में गलती होती है। ठीक है, चलो अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन से संगठन सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध करने और हिंदू समाज में यथास्थिति को बनाए रखने के लिए स्थापित किए गए थे? चलो देखो, आर्य समाज दिया है, भारत धर्म महामंडल, धर्म सभा, और पूछा है
कि कितने कथन सही हैं। ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। सामाजिक, बहुत सारे लोग होते हैं क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो। कौन से संगठन है, ऐसा कौन सा इन तीनों में से कौन कौन सा संगठन है जो सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध करने और हिंदू समाज में यथास्थिति को बनाए रखने के लिए स्थापित किए गए थे। यानी कि इनमें से कौन कौन से ऐसे संगठन हैं जो रूढ़िवादिता को बढ़ावा देना चाहते थे, यानी कि हिंदू 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 धर्म में जो रूढ़िवादिता चली आ रही थी या समाज में जो रूढ़िवादिता चली आ रही थी उसको वो और आगे कंटिन्यू रखना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि इसमें कोई बदलाव हो, समाज में जो रीतियाँ चली आ रही थी वो नहीं चाहते थे कि इसमें कोई बदलाव हो, बस जैसा चला आ रहा है उसको वो आगे कंटिन्यू रखना चाहते थे। ठीक है, लेकिन समाज में कुछ ऐसे भी संगठन थे जो रूढ़िवादिता का विरोध करते थे, लेकिन कुछ ऐसे थे जो रूढ़िवादिता का समर्थन करते थे। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा संगठन था जो समाज में रूढ़िवादिता का समर्थन करता था, जो समाज में चली आ रही मान्यताओं को जैसा है उसी रूप में रखना चाहते थे, आगे भी उसी रूप में बढ़ाना चाहते थे। तो ऐसा कौन सा था जो रूढ़िवादिता का समर्थन करता था, बताओ ऐसे कौन कौन से संगठन थे। तो दोस्तों आर्य समाज तो नहीं होगा, आर्य समाज समाज में सुधार के पर्पज से लाया गया था। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने की थी। तो पहला नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो एलिमिनेट करो। अगर कोई बच्चा इतना मतलब समझदार होगा तो आर्य समाज को एलिमिनेट कर देगा, कहेगा आर्य समाज तो नहीं होगा, तो एलिमिनेट करो। आंसर आपका ऑप्शन बी निकल करके आ जाएगा, लेकिन तब भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे भारत धर्म महामंडल है, धर्म सभा है, इसके अलावा धर्म महापरिषद है, धर्म महामंडली है। ठीक है, जैसे धर्म महापरिषद है दक्षिण भारत में स्थापित किया गया संगठन था जो रूढ़िवादिता को बढ़ावा देता था। धर्म महामंडली है जो बंगाल में स्थापित किया गया था, ये भी रूढ़िवादिता को बढ़ावा देता था, रूढ़िवादिता का समर्थन करता था। ठीक है, इसी तरह से भारत धर्म महामंडल, ठीक है, भारत धर्म महामंडल ये भी रूढ़िवादिता का समर्थन करता था और धर्म सभा भी रूढ़िवादिता का समर्थन करता था। अब आप लोग सोचेंगे कि ये भारत धर्म महामंडल, धर्म सभा ये कहाँ से आया, ये हमने तो पढ़ा ही नहीं। तो ये भी स्पेक्ट्रम की बुक में है, समाज सुधार वाले टॉपिक में भारत धर्म महामंडल, धर्म सभा, आर्य समाज, इन तीनों संगठनों के बारे में अच्छे से दिया हुआ है। आप लोग ध्यान से पढ़ लेना, जब इस टेस्ट पेपर को लगा लेना तो एक बार सरसरी निगाह से हम आपको लास्ट में बता देंगे कि आपको कौन कौन सा टॉपिक इस टेस्ट पेपर के बाद रिवाइज करना है स्पेक्ट्रम में। ठीक है, तो हाँ, भारत धर्म महामंडल की स्थापना कब हुई थी, 1902 ईस्वी में हुई थी। धर्म सभा की स्थापना कब हुई थी, 1830 ईस्वी में हुई थी। राधाकांत देव द्वारा धर्म सभा की स्थापना की गई थी। तो ध्यान रखिएगा, भारत धर्म महामंडल और धर्म सभा ये दोनों जो है समाज में रूढ़िवादिता का समर्थन करते थे। ठीक है, याद कैसे करना है, दोनों में धर्म है, इसमें भी धर्म है, और एक दो और मैं आपको बता देती हूँ, धर्म महापरिषद उसमें भी धर्म शब्द है, और धर्म महामंडली इसमें भी धर्म है। तो ऐसे करके आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में मान लो आप भूल गए, लेकिन भूलना नहीं है, बार बार आप रिवाइज करिए और स्पेक्ट्रम की बुक को, तो याद हो जाएगा। चलो अगला देखो, भारत में थियोसॉफिकल आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मूलतः 1875 में न्यूयॉर्क में भारतीय दर्शन से प्रेरित पश्चिमी लोगों द्वारा की गई थी। ओके, दूसरा कथन कह रहा है कि इस आंदोलन ने वैज्ञानिक तर्कवाद के पक्ष में कर्म और पुनर्जन्म जैसी मूल हिंदू मान्यताओं को अस्वीकार किया था। जब भी क्वेश्चन को एग्जाम टेस्ट पेपर पे आप सॉल्व कर रहे हो तो हमेशा अपनी आदत बना लें कि मेन पॉइंट को फोकस करें। ठीक है, जैसे अगर मैं ऐसे ही बस पढ़ लेती स्टेटमेंट तो आप लोग को समझ में नहीं आता कि आपको किस किस पॉइंट पे फोकस करना है, कहाँ पे कौन सा पॉइंट गलत हो सकता है स्टेटमेंट में। पूरा ओवरऑल पढ़ करके आप ऐसे आंसर नहीं कर पाएंगे। तो जब भी पढ़ें तो ध्यान से किन किन पॉइंट पे ध्यान देना है। जब कोई डेट दी रहे तो उसको सर्कल कर लो, जब किसी स्थान का नाम दिया रहे तो उसको सर्कल कर लो, और जब अन्य कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो इस पूरे स्टेटमेंट को एक कहते हैं कि पूरा स्टेटमेंट जो है उसी पॉइंट पे बेस्ड हो तो उसको भी सर्कल कर लो। जैसे कि क्या कह रहा है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मूलतः 1875 में न्यूयॉर्क में भारतीय दर्शन से प्रेरित पश्चिमी लोगों द्वारा, किसके द्वारा, तो पश्चिमी लोगों द्वारा की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पॉइंट है। अब दूसरा देखो, तो इस आंदोलन ने वैज्ञानिक तर्कवाद के पक्ष में कर्म और पुनर्जन्म जैसी ही मूल हिंदू मान्यताओं को अस्वीकार किया। कभी स्टेटमेंट में स्वीकार किया, अस्वीकार किया, इस वाले पॉइंट को हमेशा सर्कल करें। और अक्सर क्या होता है कि स्टेटमेंट वहाँ पे गलत हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ा करें, मैं आप लोग को सिखा रही हूँ कि आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ पे हुई थी, न्यूयॉर्क में हुई थी। ठीक है, 1875 में,
और पश्चिमी लोगों द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ये पश्चिमी लोग कौन थे? तो पश्चिमी लोग थे मैडम ब्लावस्की, HP ब्लावस्की और कर्नल अलकाट। इन दोनों के द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। बाद में इसको जो है इसका हेडक्वार्टर भारत में स्थापित कर लिया गया था, मतलब स्थानांतरित कर लिया गया था मद्रास के अडयार में। ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा जो कह रहा है कि इसमें कि इसने जो है वैज्ञानिक तर्कवाद के पक्ष में कर्म और पुनर्जन्म जैसी मूल हिंदू मान्यताओं को अस्वीकार किया था, तो गलत है। इन्होंने स्वीकार किया था। पुनर्जन्म, कर्म, फल जैसी जो हिंदू मान्यताएं रही हैं उनको इन्होंने स्वीकार किया था। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला सही है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ही हो जाएगा। चलो अगला देखो। और दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो बेशक आप कमेंट बॉक्स में लिख देना कि मैम मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है। तो मैं क्या करूँगी कि अगर मुझे लगेगा कि हाँ इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, कोई भी क्वेश्चन, तो मैं उस क्वेश्चन पे छोटा सा वीडियो बना के आप अपलोड कर दूँगी। और अगर मुझे लगेगा कि हाँ बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में उसका लिंक मतलब आंसर में एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, आपके ही ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दूँगी, आप लोग उसे पढ़ लेना। ठीक है, तो हमेशा हाँ बस इतना है कि आप कमेंट कर देना। कोई भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट करना, आपके हर कमेंट का स्वागत रहेगा। ओके, चलो अगला देखो। 1857 के विद्रोह के बाद शुरू किए गए प्रशासनिक परिवर्तनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, पहला कथन कह रहा है कि भारत के राज्य सचिव को 15 सदस्यीय परिषद द्वारा सहायता प्रदान की जानी थी, जिसमें कम से कम 9 सदस्य भारत में 10 वर्षों तक सेवा कर चुके हों। ठीक है, दूसरा कथन कह रहा है कि गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक कार्यकारी परिषद का गठन किया गया और इसके सदस्य विभागों के प्रमुख एवं उसके सलाहकार के रूप में कार्य करते थे। इसके सदस्य जो थे विभागों के प्रमुख और उसके सलाहकार के रूप में कार्य करते थे, यानी कि सलाह देने का काम करते थे। ठीक है, बताना है कि कौन सा आपका कथन सही है। ओके, चलो तो दोस्तों 1857 के बाद जो है कुछ प्रशासनिक तंत्र में कुछ परिवर्तन किया गया। ठीक है, उसी परिवर्तन के संबंध में 2 स्टेटमेंट दिए हैं। ठीक है, तो भारत के राज्य सचिव को एक 15 सदस्यीय परिषद द्वारा, एक 15 सदस्य यानी कि 15 सदस्य का एक परिषद था, इसी 15 सदस्यीय परिषद द्वारा सहायता प्रदान की जानी थी राज्य सचिव को। तो इसमें जो मेंबर थे यानी कि कुल कम से कम 9 सदस्य थे। तो इस जो 9 सदस्य थे इनको चुना कैसे गया था, मतलब ये कौन कौन लोग थे, कैसे लोग थे? ऐसे लोग थे जो भारत में 10 साल तक अपनी सेवा दी चुके थे। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, दूसरा देखो आगे। तो गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था और इसके सदस्य जो है विभागों के प्रमुख होते थे और ये सलाहकार के रूप में यानी सलाह देने का काम करते थे। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, अगला देखो। अगला कह रहा है कि 1857 के बाद भारतीय सेना के पुनर्गठन पर ब्रिटिश नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है 1857 के विद्रोह से संलग्न क्षेत्रों को अपवर्जित कर एक निष्ठावान सैन्य आधार के निर्माण के लिए मार्शल रेस के सिद्धांत का उपयोग किया गया। ओके, दूसरा कह रहा है कि पंजाब और नेपाल के सैनिकों की तुलना में अवध और बंगाल जैसे क्षेत्रों के सैनिकों को भर्ती में प्राथमिकता दी गई। अब बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। ओके, चलो तो दोस्तों आप लोग को पता होगा कि 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा सतर्क हो गई। तो उन्हें लगा कि भाई अब ये कुछ भी कर सकते हैं। इनमें इतनी एकजुटता पहली बार ये देखे थे, हिंदू मुस्लिम में एकजुटता, और काफ़ी बढ़ चढ़ करके सभी लोगों ने हिस्सा लिया था। तो काफ़ी सतर्क हो गए थे। इन्होंने अपनी ब्रिटिश नीति में बदलाव किया ताकि कल को ऐसी घटनाएं न घटित हो। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट देखो। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि 1857 के विद्रोह से संलग्न क्षेत्रों को अपवर्जित कर दिया गया। ठीक है, जहाँ जहाँ पे विद्रोह हुआ था उन क्षेत्रों को अपवर्जित कर दिया गया और एक निष्ठावान सैन्य आधार यानी कि एक ऐसी सैन्य आधार यानी अपनी सेना में ऐसे ऐसे लोगों को भर्ती करना चाहते थे कि जो अंग्रेजों का समर्थन कर रहे थे। जहाँ जहाँ पे अंग्रेजों ने 1857 का विद्रोह हुआ, जहाँ जहाँ पे लोगों ने अंग्रेजों का विरोध किया, वहाँ वहाँ के लोगों को उन्होंने सैन्य भर्ती में लिया ही नहीं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया भाई, एक निष्ठावान सैन्य आधार के निर्माण के लिए मार्शल रेस के सिद्धांत का उपयोग किया। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। अब देखो दूसरा में क्या है भाई, अगर आप लोग नहीं भी पढ़े होंगे ये कोई तो अपना कॉमन सेंस लगाइए कि सबसे ज़्यादा 1857 की क्रांति का विद्रोह कहाँ हुआ था?
बहुत ज़्यादा विरोधी सबसे ज़्यादा कहाँ थे, आप लोग देखेंगे अवध हो गया, बंगाल, बिहार साइड जो है 1857 की क्रांति का मुख्य केंद्र रहा। ठीक है, यहाँ पे लोगों ने बहुत ज़्यादा अंग्रेजों का विरोध किया। तो भाई जहाँ पे लोग ज़्यादा विरोध कर रहे हैं वहाँ से तो अंग्रेज इतने बेवकूफ़ तो थे नहीं कि वहीं के लोगों को भाई अपनी सेना में लेंगे। वहाँ के लोगों को तो अपनी सेना में नहीं लेंगे ना, मान लो आप ही लोग हैं तो आप ऐसे लोगों को तो अपने ग्रुप में नहीं शामिल करेंगे जो आपके दुश्मन हो। आप ऐसे लोगों को लोगे जो आपके हित के बारे में सोचते हो। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे देखो अब स्टेटमेंट को, तो पंजाब और नेपाल के सैनिकों की तुलना में अवध और बंगाल जैसे क्षेत्रों के सैनिकों को भर्ती में प्राथमिकता दी। तो नहीं, अवध और बंगाल जैसे क्षेत्रों के लोगों को इन्होंने अपनी सैन्य भर्ती में प्राथमिकता नहीं दी थी, बल्कि पंजाब और नेपाल के लोगों को अपनी सैन्य भर्ती में ज़्यादा प्राथमिकता दी थी। क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखेंगे 1857 की क्रांति का विद्रोह का प्रभाव बहुत कम था। यहाँ के लोगों ने बहुत ही कम लोगों ने अंग्रेजों का विरोध किया था, बल्कि इन्होंने समर्थन किया था। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, पहले सही है तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो अगला देखो, अगला कह रहा है 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद का विस्तार किया गया और उसे निम्नलिखित रूप में काम करने का अधिकार दिया गया। किस रूप में? तो विधि निर्माण के लिए शाही विधान परिषद के रूप में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखो, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के संदर्भ में आपको विचार करना है। अब आगे जितने भी क्वेश्चंस देखेंगे अक्सर मैक्सिमम आपको अधिनियम से रिलेटेड देखने को मिलेगा। तो जब आप ये अधिनियम वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, देखो अब तक आप लोगों ने 1857 की क्रांति के क्वेश्चन सॉल्व किया, कुछ सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किया। अब आप लोग जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्ट से, अधिनियम से। ठीक है, तो आपको कौन कौन सा टॉपिक इसके बाद पढ़ना है? 1857 की क्रांति, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन और महत्वपूर्ण अधिनियम जो लाए गए थे, जैसे कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, उसके बाद 1857 की क्रांति के बाद जो अधिनियम गठित किया गया था, 1861 का अधिनियम, 1892 का अधिनियम, 1813 का, 1833 का। ठीक है, तो आपको बहुत ही अच्छे से बारीकी से सभी टॉपिक्स को पढ़ना है ध्यान से, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो इससे तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी। बाद में अगर करोगे तो बात वही पड़ेगी कि आपने क्या हुआ कि जैसे मान लो आज अगर आपने इस टेस्ट पेपर को लगाया, फिर आप तुरंत आप रिवीजन कर लिए एक दो बार स्पेक्ट्रम का मेन टॉपिक जो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है उस टॉपिक का, तो आपने एक दो बार रिवाइज कर लिया ना, तो आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। और अगर आपने अभी रिवाइज नहीं किया और 10 दिन बाद अगर आप रिवाइज करते हैं, तो फिर बात वही पड़ेगी कि हर बार आपको उतनी ही मेहनत, उतनी ही एफर्ट लगानी पड़ेगी। आपके लिए हर चीज़ फिर वही नया नया लगेगा। लेकिन अभी पढ़ लोगे, 2-3 बार रिवाइज कर लोगे, बाद में अगर पढ़ोगे तो भी आपको सारी चीज़ें याद रहेंगी। लेकिन बाद जैसे कि क्या होगा कि बाद में पढ़ रहे हो 10 दिन बाद, तो फिर आपको जैसे आपने इसके पहले 10 दिन पहले या 15 दिन पहले पढ़ा था, जितनी मेहनत की थी, आपको उतनी मेहनत फिर दोबारा करनी पड़ेगी। लेकिन अभी मेहनत कर लोगे तो अगली बार आपको इस पर कम मेहनत करना पड़ेगा, कम टाइम देना पड़ेगा, आपकी जल्दी रिवीजन हो जाएगी। बाद में करोगे तो फिर हर बार वही टाइम लगेगा, 3-4 दिन आप स्पेक्ट्रम ही पढ़ते रह जाओगे। ठीक है, तो पढ़ने का तरीका होता है, अपने तरीके में सुधार करिए तो अच्छे से आपका तैयार होते जाएगा और एग्ज़ाम तक आते आते एकदम आप क्या कहते हैं, धुरंधर बन जाएंगे। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 का पहला स्टेटमेंट दिया है कि अधिनियम ने सदस्यों को वार्षिक बजट पर चर्चा करने की अनुमति दी, लेकिन उस पर मतदान करने या संशोधन करने की अनुमति नहीं दी थी। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति थी, लेकिन आंतरिक प्रशासन से संबंधित मामलों पर नहीं थी। पूछा है क्वेश्चन में कि कौन सा कथन सही है। ओके, चलो देखो, पहला कथन कह रहा है कि अधिनियम ने सदस्यों को वार्षिक बजट पर चर्चा करने की अनुमति दी थी। तो देखो, भारतीय परिषद अधिनियम ने ये अधिकार दिया था कि वे वार्षिक बजट पर या आर्थिक मुद्दों पर वो चर्चा परिचर्चा कर सकते हैं, लेकिन उस पर मतदान या संशोधन करने की उनको अनुमति नहीं थी। तो पहला स्टेटमेंट सही है। अब स्पेक्ट्रम में भी सेम ऐसा ही लाइन लिखा है। ठीक है, जब आप पढ़ोगे तो उसमें एकदम सेम एग्जैक्टली ऐसा ही लाइन लिखा है। दूसरा है कि सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति थी, तो सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं, यानी कि वो डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये भी
अब जब भारतीय परिषद अधिनियम 1892 वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो नीचे जो है, नीचे वाले पैराग्राफ में ये चीज़ें लिखी हुई हैं। अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं थी, ठीक है, लेकिन उनको आंतरिक प्रशासन संबंधित मामलों पर, जैसे कि कुछ लोकहित के मुद्दा है तो उस पर वो प्रश्न कर सकते थे, लेकिन अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं थी। तो दूसरा गलत हो गया, पहला सही है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब ये इंग्लिश PDF आ गया इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। अच्छा देखो, मैं एक दिन लेक्चर रिकॉर्ड कर रही थी कल रात में, तो मैं पूरा लेक्चर रिकॉर्ड कर ली थी लगभग। बाद में पता चला कि मैंने रिकॉर्डिंग ही नहीं शुरू की। मैं बैठ के मेरा तो दिमाग खराब हो गया था कि यार मैं इतनी देर से गले फाड़ फाड़ के चिल्ला रही हूँ, समझा रही हूँ, और मैंने रिकॉर्डिंग ही नहीं ऑन की। तो ऐसा हुआ था मेरे साथ कल। तो अभी मैं सुबह लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ आप लोगों के लिए, वरना मैं कल ही आप लोग को दे दी थी क्लास। चलो 16वां क्वेश्चन देखो। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र के दौरान पारित प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है, और इनके पहला सत्र जो आयोजित हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसी दौरान कुछ प्रस्ताव पारित किए गए थे। इसी प्रस्ताव के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट दिया है, ठीक है। पूछा है कि कौन सा सही है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि भारत सचिव की भारतीय परिषद को समाप्त करने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया। दूसरा कह रहा है कि कांग्रेस ने केवल भारत में ही सिविल सेवाओं के लिए परीक्षा आयोजित करने की मांग की। ओके, बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सत्र आयोजित हुआ था तो उसी दौरान प्रस्ताव पारित किया गया। ये प्रस्ताव क्या था? तो भारत सचिव की जो भारतीय परिषद है, ठीक है, भारत सचिव की जो भारतीय परिषद थी सलाह वाला देने के लिए, उसको समाप्त करने की इन्होंने मांग रखी। इसी को समाप्त करने का एक प्रस्ताव पारित किया था। तो पहला स्टेटमेंट सही था। दूसरा है कि कांग्रेस ने केवल, देखो यहाँ पे अब दूसरा स्टेटमेंट ध्यान से देखना। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि कांग्रेस ने केवल भारत में ही सिविल सेवाओं के लिए परीक्षा आयोजित करने की मांग की थी। तो ध्यान देना, जब भी स्टेटमेंट में केवल शब्द दे दे, सिर्फ शब्द दे दे या अनन्य मैं लिख देती हूँ ताकि आप लोग को आंखों में छप जाए। अनन्य, सिर्फ, केवल, जब इस तरह का कोई शब्द दे दे तो ध्यान रखना अक्सर ये स्टेटमेंट गलत होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 99% चांस ऐसा होता है कि स्टेटमेंट गलत होता है, ठीक है। अब दूसरा देखो, लेकिन आपको पता होना चाहिए स्टेटमेंट के बारे में। अगर आप श्योर नहीं हो तो आंसर मत करना, लेकिन एग्ज़ाम में हो, आप अगर एग्ज़ाम हॉल में हो और आपके पास आपने बहुत ही कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो आप लोग इस बेसिस पे आंसर कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन मैं यही कहूँगी कि आप अपना पढ़ो अच्छे से कि ऐसी नौबत ही ना आए। ओके, तो कांग्रेस ने केवल भारत में ही सिविल सेवाओं के लिए परीक्षा आयोजित करने की मांग नहीं की थी, बल्कि इंग्लैंड में भी, यानी कि दोनों जगहों पे साथ में सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करने की मांग की थी। तो भारत और इंग्लैंड दोनों जगहों पे साथ में, ठीक है, दोनों जगहों पे, न केवल भारत में। तो दूसरा गलत हो गया, पहला सही है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो अगला देखो। भारत में कांग्रेस पूर्व राजनीतिक संघों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। कांग्रेस पूर्व का मतलब यह है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पहले भी बहुत सारे छोटे छोटे राजनीतिक संस्थाएं स्थापित की गई थी, ठीक है। तो इसी के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने लंदन में भारतीय कल्याण पर ब्रिटिश जनमत को प्रभावित करने के लिए की थी, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता की स्थापना ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के जमींदार समर्थक पूर्वाग्रह के विरोध में की गई थी। बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है, ठीक है। तो बताना है आपको कि कौन सा कथन आपका सही है। चलो देखो दोस्तों, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी। कहाँ पे की गई थी? लंदन में की गई थी। क्यों की गई थी? तो भारतीय कल्याण पर ब्रिटिश जनमत को प्रभावित करने के लिए। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। ओके, कब की गई थी? 1866 ईस्वी में की गई थी। और भारत में भी इसकी कुछ शाखाएं इन्होंने स्थापित किया था। तो पहला सही हो गया। दूसरा, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, इसकी स्थापना जो है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता की स्थापना 1876 ईस्वी में, कब? 1876 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा की गई थी, ठीक है। किसके द्वारा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा की गई थी।
लेकिन यहाँ पे आगे स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के जमींदार समर्थक पूर्वाग्रह के विरोध में की गई थी। देखो यहाँ पे स्टेटमेंट में गलत क्या है, गलत ये है कि यहाँ पे दिया है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के जमींदार समर्थक पूर्वाग्रह के विरोध में की गई थी। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नहीं, यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे इस संस्था का नाम नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के जमींदार समर्थक पूर्वाग्रह के विरोध में की गई थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता की स्थापना। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, जो ये ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन था, ये जो है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, मैं यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ये जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन था, ये जमींदारों की नीतियों का समर्थन करता था। इसी वजह से इसी के विरोध में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता की स्थापना की थी 1876 ईस्वी में। ठीक है, तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन था, इसी वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो दूसरा गलत हो गया, स्टेटमेंट पहला सही है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ही हो जाएगा। अगला देखो, हाँ, तो आपको जब पढ़ना है, रिवाइज करना है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्व की जो संस्था है, ये वाली टॉपिक है स्पेक्ट्रम में, देख लेना, उसमें ये टॉपिक दिया हुआ है, तो उसको पढ़ लेना। मतलब एक अलग चैप्टर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्व की राजनीतिक संस्थाएं, ऐसा करके नाम है चैप्टर का नाम, उसको पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना। ठीक है, चलो अगला देखो, राष्ट्रवाद और राजनीतिक शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राष्ट्रवाद और राजनीतिक शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष द्वारा 1875 ईस्वी में की गई थी। देखो ये जो महत्वपूर्ण संस्थाएं जो स्थापित की गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्व, इन संस्थाओं का नाम याद रख लीजिएगा, किसने स्थापित किया ये याद रख लीजिएगा, कब स्थापित हुआ, डेट याद रख लीजिएगा। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अभी आप लोगों ने पीसीएस का पेपर देखा होगा, कितने ज़्यादा क्वेश्चंस क्रम में लगाने के लिए दिए थे। 2024 में भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन था, कालक्रम में व्यवस्थित करने के लिए क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल। तो आप लोग को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, अच्छे से याद कर लेना, सारे संस्थाओं के नाम लिख करके एक शॉर्ट नोट्स बना लेना, उसी शॉर्ट नोट्स के माध्यम से अपना रिवाइज करते रहना। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन अब कालक्रम में भी व्यवस्थित करने के लिए दे देता है, या 2-3 फॉर्म में दे देगा, यूपीएससी में भी दे देगा कि संस्थाओं का नाम दे दिया और यहाँ पे डेट या फिर तिथि दे देगा, और तीसरा आपका कॉलम दे देगा कि संस्थापक का नाम। अब यहाँ पे ऐसे कोई भी संस्था का नाम दे दिया, फिर कब स्थापित हुआ ये दे दिया, और किसके द्वारा स्थापित किया। अब पूछेगा कि कितने सही सुमेलित नहीं, ऐसे 3-4 आपके सामने लाइन रख देगा, इस तरह से क्वेश्चन सामने रख देगा, पूछेगा कि कितने सही सुमेलित हैं या कितने सही सुमेलित नहीं है। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर आपने अच्छे से याद नहीं किया है तो। ठीक है, चलो, तो आपको हमेशा एग्जामिनर के दिमाग के हिसाब से चलना है कि कैसा वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसके लिए आप पीवाईक्यूज लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओ, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएगा कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, चलो, भारत में आरंभिक राष्ट्रवादी नेताओं की विचारधारा और तरीकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में आरंभिक राष्ट्रवादी नेताओं की विचारधारा और तरीकों के संदर्भ में आपको 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन कह रहा है कि गर्मपंथियों का मानना था, नरमपंथी और गर्मपंथी, ये जानते होंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 खेमे थे, गर्मपंथी और नरमपंथी। गर्मपंथी क्या करते थे भाई, ये थोड़े गर्म मिजाज के थे, ये स्वराज की मांग जो है, स्वराज की मांग रिक्वेस्ट या अनुनय विनय के माध्यम से नहीं करते थे, बल्कि इन्होंने कहा भाई हमारा ये अधिकार है, हमें दो, बढ़ चढ़ करके हमें ये हमारा स्वराज है तो हम इसको छीनेंगे। थोड़े से हिंसक प्रवृत्ति के थे, हिंसक नहीं कह सकते, लेकिन बस थोड़े उग्र मिजाज के थे जो गर्मपंथी थे। नरमपंथी क्या थे, नरम मिजाज के थे, अपनी मांगों को बहुत ही प्यार से रखते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने कि भैया हमें ये प्रशासनिक सुधार की ज़रूरत है, या फिर विधान परिषद में भारतीयों को भी शामिल करो। तो बहुत ही रिक्वेस्ट के माध्यम से वो अपनी मांगों को रखते थे, बहुत ही संयम तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे गर्मपंथी के संदर्भ में दिया है कि गर्मपंथियों का मानना था कि भारतीयों का भविष्य पूरी तरह से उनके अपने हाथों में है और वे स्वशासन को अपना अंतिम लक्ष्य मानते हैं। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि तिलक के अनुसार स्वराज प्राप्त करने के लिए भारतीयों को तुरंत हथियार उठाने चाहिए और हिंसक तरीके अपनाने चाहिए। बताओ कि कितने
क्वेश्चन में क्या पूछा है, कौन सा कथन सही है। ठीक है, चलो सॉल्व करो आप। देखो पहला तो सही है कि इनका क्या था भाई, इनका अंतिम लक्ष्य था स्वशासन को प्राप्त करना। ठीक है, भारतीयों का भविष्य जो है पूरी तरह से उनके हाथों में था, ऐसा उनका मानना था। तो पहला स्टेटमेंट सही है। लेकिन दूसरा जो कह रहा है कि भाई कि तिलक के अनुसार स्वराज को प्राप्त करने के लिए भारतीयों को तुरंत हथियार उठा लेने चाहिए, तो ऐसा नहीं था। उन्होंने भाई प्रॉपर अपनी मांग रखा गवर्नमेंट के सामने। उनका विचार था भाई हम अपने प्रॉपर मांग रखेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने, अगर वो नहीं मानते हैं तो हम लोग अन्य रास्ता अख्तियार करेंगे। लेकिन तुरंत हथियार उठाने की मांग उनकी विचारधारा नहीं थी ऐसी। तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा, पहला सही है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा, तो बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि मैम इतना अभी 20 ही क्वेश्चन पे आप अटकी हुई हैं और काफ़ी लंबा टाइम हो गया। देखो आपको सीखना है तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, एक बार आप लोग सीख लो तो पूरे टाइम आप फ्री रहोगे। सीखना ज़रूरी है, वक्त मत देखो। मूवीज़ देखते हो तब तो टाइम नहीं देखते आप लोग। हाँ, तो इस क्वेश्चन को पढ़ो। 1881 और 1891 के भारतीय कारखाना अधिनियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि इन अधिनियमों ने महिलाओं और बच्चों के लिए, ठीक है, महिलाओं और बच्चों के लिए कार्य घंटों को विनियमित किया, लेकिन वयस्क पुरुष श्रमिकों के लिए ऐसे प्रतिबंध नहीं लगाए। दूसरा कथन कह रहा है कि दोनों अधिनियमों के प्रावधान ब्रिटिश स्वामित्व वाले चाय एवं कॉफी बागानों सहित सभी कारखानों पर समान रूप से लागू थे। ठीक है, हमने आपको बताया जहाँ पे सभी शब्द दे दे, केवल शब्द दे दे, अनन्य दे दे, तो अक्सर वो स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ठीक है, लेकिन तब भी आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। चलो अब देखो 1881 और 1891 का जो कारखाना अधिनियम है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। 1881 और 1891 का एक्ट, ठीक है, ये दोनों। अब क्वेश्चन मैं आपके सामने ही बोल रही हूँ, आप लोग आंसर करने की कोशिश करना कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1881 का अधिनियम लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में पारित हुआ था, पहला कथन। दूसरा कथन, 1891 का अधिनियम, कारखाना अधिनियम, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पारित हुआ था। बताइए उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? आपका आंसर क्या होगा? कोई भी कथन सही नहीं है, क्योंकि 1881 का जो अधिनियम था, कारखाना अधिनियम, ये लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पारित हुआ था, और 1891 का कारखाना अधिनियम लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में पारित हुआ था। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके सामने स्टेटमेंट में रख सकता है कि इनके शासनकाल में पारित हुआ था या किसके शासनकाल में पारित हुआ था। पीसीएस में भी आपके सामने सिंपल स्टेटमेंट में यही आपको दे देगा। लेकिन अब आप देखो यूपीएससी के पर्पज से एक दो पॉइंट और क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 1881 के अधिनियम में यह प्रावधान लाया गया कि 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, सी को मैं चाइल्ड, आप लोग चाइल्ड समझ लेना, 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को कारखाने में काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कहा कि भैया 7 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वे अब कारखाना में काम नहीं कर सकेंगे, प्रतिबंधित कर दिया गया था 1881 के कारखाना अधिनियम के माध्यम से। और ये प्रावधान है कि जो बच्चे जो काम करेंगे, यानी कि 7 साल से ज़्यादा की उम्र के जो बच्चे होंगे काम करने वाले कारखाने में, उनको हर महीने 4 दिन की छुट्टी दी जाएगी, यानी कि 4 दिन का ऑफ रहेगा उनका। ठीक है, ये था 1881 का कारखाना अधिनियम। अब 1891 के कारखाना अधिनियम को सोचना कि ये लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में पारित हुआ, और इसमें यह प्रावधान लाया गया भैया कि सप्ताह में 1 दिन का अवकाश दिया जाएगा, सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी का प्रावधान किया गया। और एक और मेन पॉइंट कि 9 साल से कम उम्र के बच्चे, ठीक है, 9 साल से कम उम्र के बच्चे को कारखाना में काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके पहले 7 साल से कम उम्र के बच्चे को कारखाने में काम करने पर प्रतिबंधित किया गया था। और अब 1891 में क्या क्या कहा गया कि भैया 9 साल से कम उम्र के बच्चे अब कारखाना में काम नहीं कर सकेंगे, प्रतिबंधित कर दिया गया। और एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्त्रियों यानी कि महिलाओं की जो काम करने की अवधि थी वो निर्धारित किया गया कि भैया महिलाएं डेली 11 घंटे से ज़्यादा काम नहीं लेंगी, 11 घंटे काम करेंगी।
ठीक है। तो ये पहला और दूसरा अधिनियम जो था ये महिलाओं और बच्चों पर ही केंद्रित था, ठीक है। यानी महिलाएं और बच्चे, कितने साल के बच्चे काम कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, इससे संबंधित प्रावधान, महिलाएं कितने घंटे काम करेंगे या नहीं करेंगे, इससे संबंधित प्रावधान। छुट्टी का थोड़ा बहुत बच्चों और महिलाओं के लिए कि छुट्टी का प्रावधान किया गया भैया कि 4 दिन की छुट्टी रहेगी महीने में 4 दिन की या हफ्ते में 1 दिन की, तो स्पेशली महिलाओं और बच्चों पर केंद्रित था, ठीक है। अब क्वेश्चन पे सोचो, क्वेश्चन पे आओ, अब क्वेश्चन को देखो। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इस अधिनियम ने महिलाओं और बच्चों के लिए कार्य घंटों को विनियमित किया, यानी दोनों के संदर्भ में बात कर रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक अधिनियम की बात कर रहा है, दोनों अधिनियमों के संदर्भ में यहाँ पे स्टेटमेंट कर रहा है कि इन अधिनियमों ने महिलाओं और बच्चों के लिए कार्य घंटों को विनियमित किया। तो बिल्कुल कार्य घंटे को विनियमित किया भाई, 11 घंटे निर्धारित किया गया। बच्चों के लिए भैया कहा गया कि वो 4 दिन की उनकी छुट्टी दी जाएगी हफ्ते में, सॉरी हफ्ते में नहीं, मतलब महीने में 4 दिन की छुट्टी दी जाएगी। तो और लेकिन वयस्क श्रमिकों के लिए इस तरह का कोई प्रतिबंध नहीं था, वयस्क पुरुषों के लिए कोई भी प्रावधान नहीं लाया गया था। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा देखो, तो दोनों अधिनियमों के प्रावधान ब्रिटिश स्वामित्व वाले चाय एवं कॉफी बागान सहित सभी कारखानों पे, देखो सभी कारखानों पे ये अधिनियम जो प्रावधान लाए गए थे समान रूप से लागू नहीं होता था। मेनली ये अधिनियम उन कारखानों के लिए था जो कारखाने बिजली का प्रयोग करते थे, पहला जो कारखाने बिजली का प्रयोग करते थे, और दूसरा, बिजली मैंने गलत लिख दिया क्या, दूसरा ये कि ऐसे वो कारखाने जहाँ पे 50 से ज़्यादा श्रमिक काम करते थे, ठीक है। तो ये प्रावधान उन्हीं कारखानों पे लागू होंगे, सभी कारखानों पे नहीं। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, ठीक है। और ब्रिटिश स्वामित्व वाले चाय एवं कॉफी बागानों पे लागू था, ठीक है। बागान थे, कारखाना थोड़ी ना। तो दूसरा वाला गलत हो गया, पहला सही, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो अगला देखो, तो भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन में प्रतिनिधित्व के बिना कराधान नहीं का नारा मुख्य रूप से किस घटनाक्रम के विरोध में दिया गया था। देखो, भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन में प्रतिनिधित्व के बिना कराधान नहीं का नारा जो है मुख्य रूप से किस घटनाक्रम के विरोध में दिया गया था। तो बताओ मेरे बच्चे, 1892 के अधिनियम के तहत परिषदों में निर्वाचित बहुमत और बजटीय शक्तियों के अभाव में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने भाई प्रतिनिधित्व के बिना कराधान नहीं का नारा दिया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखो, 1907 के सूरत विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि मुख्य असहमति इस बात पर थी कि बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन को देशव्यापी स्तर पर विस्तारित किया जाए या नहीं, ठीक है। दूसरा था कि नरमपंथी चाहते थे कि तिलक की अध्यक्षता में नागपुर में अधिवेशन हो, जबकि गरमपंथी चाहते थे कि तिलक को अध्यक्षता से वंचित करने के लिए सूरत में अधिवेशन चाहते थे। बताओ कि कौन सा कथन जो है आपका सही है। तो पहला स्टेटमेंट जो है आपका सही है कि भाई इसमें इन लोग का सूरत विभाजन, वैसे तो इनके बीच आपस में बहुत समय से मनमुटाव चलते आ रहा था, लेकिन जब 1907 में आते हैं और जब बंगाल विभाजन होता है तो ये माना गया कि भैया बंगाल का, नरमपंथियों का मानना था कि बंगाल विभाजन का विरोध सिर्फ बंगाल में ही हो, लेकिन गरमपंथी का मानना था कि भैया पूरे भारत में ये जो स्वदेशी आंदोलन है, मतलब उस दौरान स्वदेशी आंदोलन लाया गया था, तो स्वदेशी आंदोलन नरमपंथियों का मानना था कि केवल बंगाल में ही हो, लेकिन गरमपंथी चाहते थे कि बंगाल के बाहर भी इसका विस्तार किया जाए, बंगाल के बाहर अन्य प्रांतों में भी स्वदेशी आंदोलन चलाया जाए, बंगाल विभाजन का विरोध किया जाए, ठीक है। इसी मुद्दे को लेकर के इन दोनों में मनमुटाव हुआ और सूरत विभाजन में देखेंगे कि दोनों गुट आपस में अलग अलग हो जाते हैं, फिर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है कि मुख्य असहमति इस बात पर थी कि बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन को देशव्यापी स्तर पर विस्तारित किया जाए या ना किया जाए, ठीक है। लेकिन दूसरा जो कह रहा है कि नरमपंथी चाहते थे कि तिलक की अध्यक्षता में नागपुर में अधिवेशन हो, तो देखो यहाँ पे गलत हो गया। नरमपंथी चाहते ही नहीं थे कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नागपुर में अधिवेशन हो, तो तिलक नहीं चाहते, नरमपंथी नहीं चाहते थे, बल्कि गरमपंथी चाहते थे कि नागपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हो और तिलक इसकी अध्यक्षता करें। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा, यानी केवल एक। चलो अगला देखो, माले मिंटो सुधार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि इन सुधारों ने पहली बार भारत में विधान परिषदों में अप्रत्यक्ष चुनाव के सिद्धांत को लागू किया, ठीक है।
दूसरा कह रहा है कि इन सुधारों ने मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किए, लेकिन आवंटित सीटों की संख्या उनकी जनसंख्या के अनुपात में रखी गई थी। बताना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो दोस्तों माले मिंटो सुधार 1909, इसमें कई सारे प्रावधान लाए गए थे। इसी प्रावधान में एक महत्वपूर्ण था पृथक निर्वाचन पद्धति। पृथक निर्वाचन पद्धति का शुरुआत हुआ था, यानी कि मुसलमानों के लिए एक अलग पृथक निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान लाया गया था। इसमें क्या था कि सिर्फ मुसलमानों मतलब ऐसा होगा कि सिर्फ मुस्लिम लोग सिर्फ मुस्लिम को ही वोट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम लोग पहला स्टेटमेंट देखते हैं कि इन सुधारों ने पहली बार भारत में विधान परिषदों में अप्रत्यक्ष चुनाव के सिद्धांत को लागू किया था। तो पहला स्टेटमेंट सही है। अब दूसरा स्टेटमेंट देखो क्या कह रहा है कि मुस्लिमों के लिए तो भाई अलग पृथक निर्वाचन पद्धति का निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किया गया था कि भैया ये जो निर्वाचन क्षेत्र है इसमें मुस्लिम लोग रहेंगे, इसमें मुस्लिम जो है सिर्फ अपने कम्युनिटी के लोग को ही वोट देंगे और उनका ही कम्युनिटी का उम्मीदवार होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इतना तो स्टेटमेंट सही है कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किया गया, लेकिन आगे जो कह रहा है कि जो इनको सीटें निर्धारित की गई थी उनकी जनसंख्या के अनुपात में थी, तो नहीं, इनके जनसंख्या के अनुपात में इनको सीटें नहीं दी गई थी, बल्कि ऐसे ही मनमाने तरीके से इनको सीटें दिया गया था। ऐसा कोई फिक्स नहीं था जनसंख्या के आधार पर। बस इतना ध्यान रखिएगा कि हिंदुओं से ज़्यादा मुसलमानों को सीटें दी गई थी। स्टेटमेंट में ये भी दे सकता है कि हिंदुओं से ज़्यादा मुसलमानों को सीटें दी गई थी। क्यों दी गई भाई? उस समय हिंदू मुस्लिम बंगाल विभाजन हुआ था, तो अंग्रेज चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम को आपस में कितना ज़्यादा हम लड़ाएं, आपस में इन लोगों को कितना ज़्यादा दूरी मतलब यही कहते हैं कि बांटो और राज करो की नीति उन लोगों ने उस दौरान अपनाया था। तो हिंदू मुस्लिम में एकता वो नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि दोनों को हम लोग किस तरह से एक दूसरे का दुश्मन बनाए। इस वजह से यहाँ पे एक तरह से इन लोगों ने एक हथियार अपनाया कि भाई मुसलमानों को ज़्यादा सीटें दो, हिंदू को कम दो। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ गलत हो गया, जनसंख्या के अनुपात में नहीं रखी गई थी। तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। अगला देखो, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका 1905 में लंदन में किस क्रांतिकारी केंद्र से प्रकाशित हुई थी? ये हमेशा पूछता है क्वेश्चन में, पीसीएस में भी पूछा था अभी 1-2 साल पहले के पेपर में पूछा था क्वेश्चन। तो द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका 1905 में लंदन में स्थापित किया गया था। किस क्रांतिकारी केंद्र से प्रकाशित हुई थी? बताओ किस क्रांतिकारी? इंडिया हाउस से। ठीक है, इंडिया हाउस से किसने प्रकाशित की थी, या कमेंट बॉक्स में आप बताना। 1905 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, चलो कमेंट में आप बताना इसका आंसर। अगला देखो, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन हुआ था, इसके संबंध में पहला कथन कह रहा है कि युगांतर समूह ने पूर्वी बंगाल और असम के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर सर फुलर की हत्या का असफल प्रयास किया। दूसरा, रासबिहारी बोस और सचिन सान्याल दिल्ली के चांदनी चौक में वायसराय हार्डिंग पर बम हमले के लिए जिम्मेदार थे। बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों ये दोनों ही कथन सही हैं, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई बहुत समझाने वाली बात नहीं है, आपको याद रखना है आपको। ठीक है, चलो अगला देखो, निम्नलिखित में से किसने लाहौर में चरमपंथी संगठन अंजुमन ए मुहिज़बान ए वतन की स्थापना की और भारत माता पत्रिका प्रकाशित की? ठीक है, तो लाहौर में किसने अंजुमन ए मुहिज़बान ए वतन की स्थापना की और भारत माता पत्रिका प्रकाशित की? किसने की भाई? अजीत सिंह ने की। याद कैसे करना है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अंजू से अजीत ऐसे करके याद कर लो। अंजुमन अजीत थोड़ा मैच कर रहा है ना, शब्द थोड़ी सी सिमिलर है। अंजुमन अजीत ऐसे करके याद कर लो, एग्जाम में अक्सर पूछ देता है। ठीक है, चलो अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन से 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत में उग्र राष्ट्रवाद के विकास के प्रमुख कारण थे? अच्छा, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में आप लोग देखेंगे भारत में उग्र राष्ट्रवाद का विकास हुआ। इसके प्रमुख कारण कौन कौन से रहे हैं? तो पहला देखो, ब्रिटिश शासन की शोषक प्रकृति और वास्तविक राजनीतिक सुधारों का अभाव। ठीक है, दूसरा, जापान की रूस पर विजय और अबिसिनिया द्वारा इटली के प्रतिरोध जैसी अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव। तीसरा, बढ़ते पश्चिमीकरण के विरुद्ध प्रतिक्रिया और नरमपंथी तरीकों के प्रति असंतोष। तो उग्र राष्ट्रवाद के विकास के कौन कौन से कारण रही हैं, पूछा है क्वेश्चन में। तो ये तीनों ही कारण हैं, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें मैं क्या ही समझाऊं, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है।
ठीक है। आप लोग देखेंगे कि भाई उन लोग धीरे धीरे भारतीय कुछ ऐसे जो युवा थे उनको समझ में आने लगा कि ये जो अंग्रेज है भारतीयों का शोषण कर रहे हैं और हमारे जो अधिकार हैं हमारे अधिकारों का ये हनन कर रहे हैं। और इसके साथ देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं घटित हुई, जैसे कि जापान की रूस पर विजय, अबिसिनिया द्वारा इटली का प्रतिरोध किया गया। तो इस उन्होंने कहा भैया जब अन्य देश अ, अपने अधिकारों के लिए स्वशासन के लिए लड़ रहे हैं तो हम क्यों नहीं लड़ सकते। ठीक है। तो यहाँ पे कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का भी प्रभाव देखने को मिला। और साथ में देखेंगे आप लोग नरमपंथी का जो तरीका रहा है हमेशा रिक्वेस्ट अनुनय विनय के माध्यम से अपने मांगों को वो रखते थे, तो बोर हो गए थे लोग देखते देखते भाई ये इन लोग कब तक ऐसे भीख मांगते रहेंगे अपने अधिकारों की, तो क्यों ना हम लोग थोड़ा उग्र तरीके से अपने अधिकारों की मांग करते हैं। तो नरमपंथियों का जो रवैया था उससे भी इन लोग असंतोष उदास हो गए थे, निराश हो गए थे, बोर हो गए थे कि भैया अब तुम बस मत करो, तुम अपने अधिकारों की मांग ऐसे भीख मांग के मत करो, हम लोग अपने अधिकारों की मांग कर लेंगे। इस तरह से इनका विचारधारा था। तो ये तीनों ने ही प्रभाव डाला था, ये प्रमुख कारण थे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। वर्ष दिया है और ब्रिटिश कार्रवाई। ठीक है। 1892 इसमें दिया है भारतीय परिषद अधिनियम राष्ट्रवादी मांगों को पूरा करने में विफल रहा। तो पहला स्टेटमेंट सही कि 1892 में जो अधिनियम पारित हुआ था, तो ये जो भारतीय परिषद अधिनियम था ये राष्ट्रवादी मांगों को पूरा करने में विफल रहा था। तो पहला सही है। दूसरा कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन क्या पूछा है कि कितने युग में सही सुमेलित हैं। ठीक है। और 1897 में दिया है कि नाटू बंधुओं का निर्वासन और तिलक का कारावास हुआ था। तो दूसरा भी कथन सही है। तीसरा है कि 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम ने विश्वविद्यालयों को कड़े सरकारी नियंत्रण में ला दिया था। तो तीसरा भी सही है, 1904 में भी ऐसा हुआ था। ठीक है। चौथा देखो कह रहा है कि 1898 में शासकीय गुप्तवाद अधिनियम लाया गया था। नहीं, 1898 में नहीं, शासकीय गुप्तवाद अधिनियम लाया गया था 1904 में। जो भी पत्रिकाएं प्रकाशित होती थी उन पर अंकुश लगाने के लिए, उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए लाया गया था। तो चौथा आपका सही सुमेलित नहीं है। पहला, दूसरा, तीसरा यानी कुल मिला के कितने, तो 3 युग में सही सुमेलित है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखो, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में आपको विचार करना है। पहला है, विभाजन विरोधी आंदोलन का आरंभिक नेतृत्व जो है नरमपंथी नेताओं द्वारा किया गया था। दूसरा, स्वदेशी आंदोलन के दौरान रक्षाबंधन का जो प्रचार है इसमें दिया है अरविंदो घोष ने किया था। तीसरा कथन कह रहा है कि 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया गया जब उपवास रखे गए और जुलूस निकाले गए। जब नहीं हाँ तब होना चाहिए था, तब उपवास रखे गए और जुलूस निकाले गए। ठीक है। पूछा है कि कौन सा कथन आपका सही है, बताओ। तो दोस्तों, जो विभाजन विरोधी आंदोलन स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था बंगाल विभाजन के बाद, इसके विरोध में, बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। तो विभाजन विरोधी आंदोलन का आरंभ नेतृत्व यानी कि स्टार्टिंग में इसका नेतृत्व किसने प्रदान किया था? क्या नरमपंथी नेताओं ने या गरमपंथी नेताओं ने? तो ध्यान रखना हमेशा, नरमपंथी नेताओं द्वारा विभाजन विरोधी आंदोलन का आरंभिक नेतृत्व प्रदान किया गया था। तो पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है। इसी दौरान हितवादी, संजीवनी, बंगाली जैसी पत्रिकाओं का भी प्रकाशन किया गया था। ठीक है। चलो दूसरा देखो, तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान रक्षाबंधन का जो प्रचार है ये अरविंदो घोष ने किया था, ऐसा स्टेटमेंट में कह रहा है। तो अरविंदो घोष ने नहीं बल्कि रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी आंदोलन के दौरान रक्षाबंधन का प्रचार किया था। तो दूसरा वाला गलत हो जाएगा, अरविंदो घोष नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया था। तीसरा स्टेटमेंट आपका सही है कि 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया गया जब उपवास रखे गए और जुलूस निकाले गए। ठीक है, तब उपवास रखे गए थे उस दौरान और जुलूस निकाले गए थे। तो कितने कथन सही हुए आपके? पहला और तीसरा करेक्ट हो गया। अगर आप लोग को पता होता दूसरा स्टेटमेंट गलत है तो एलिमिनेट हो जाता, इजिली आप लोग आंसर निकाल लेते। दूसरा वाला कि अरविंदो घोष ने नहीं रक्षाबंधन का प्रचार किया था बल्कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। ठीक है। चलो अगला देखो। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक साइड दिया है संगठन या आंदोलन का नाम, दूसरी साइड संबद्ध सदस्य। ठीक है। पूछा है क्वेश्चन में कि कितने सही युग्म सुमेलित हैं। ठीक है, कितने युग्म सही सुमेलित है ये दिया हुआ है। चलो, तो वेद समाज की स्थापना किसने की थी? श्रीधरलू नायडू ने की थी। तो पहला सही है।
प्रार्थना समाज की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे ने की थी, तो दूसरा भी सही सुमेलित है। यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना जो है हेनरी लुई विवियन डेरोजियो ने की थी, तीसरा भी सही सुमेलित है। लेकिन चौथा कह रहा है कि श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना कुंदुकुरी वीरेशलिंगम ने की थी, तो नहीं, ये चौथा आपका सही सुमेलित नहीं है। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना जो है श्री नारायण गुरु ने की थी। ठीक है, नाम से ध्यान रखना, श्री नारायण धर्म लिखा हुआ इसमें, तो श्री नारायण गुरु ने की थी, तो चौथा सही सुमेलित नहीं है। पूछा है कितने युग्म, तो गिन लो, 1, 2 और 3 युग्म सही सुमेलित है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, चलो अगला देखो। 19वीं सदी के भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, 19वीं सदी के आरंभ में भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन के संबंध में विचार करना है। ठीक है, कुछ मुस्लिम सुधार आंदोलन लाए गए थे, जैसे कि अहमदिया आंदोलन हो गया, फराजी आंदोलन हो गया, ऐसे भी बहुत सारे आंदोलन लाए गए थे। तो देखो, पहला स्टेटमेंट कह रहा है मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना 1863 में सैयद अहमद खान ने की थी। ठीक है, और इसने उच्च और मध्यम वर्ग के मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा दिया। दूसरा कह रहा है कि बंगाल के शरीयतुल्लाह के नेतृत्व में फराजी आंदोलन ने किसानों की शिकायतों पर ध्यान केंद्रित किया और मुसलमानों में जाति आधारित प्रथाओं की निंदा की। ठीक है, दूसरा कह रहा है अब्दुल लतीफ द्वारा स्थापित अहमदिया आंदोलन का उद्देश्य रूढ़िवादी इस्लामी प्रथाओं को पुनर्जीवित करना और हिंदू मुस्लिम एकता को विरोध करना था। ठीक है, पूछा है कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। चलो अब आप लोग इसका आंसर करने की कोशिश करो और मैं भी इसका आंसर आप लोग को बताती हूँ। पहले खुद भी आंसर करने की आप लोग कोशिश किया करिए, अपना दिमाग चलाया करिए। जब यहाँ पे आप जोड़ देंगे ना, तब आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आएगा। ठीक है, तब आप अच्छे से जब बुक पढ़ा करोगे ना, तो आपका बुक रिवीजन अच्छे से हुआ करेगा। जब आप यहाँ पे बस ऐसे पढ़ रहे हैं सरसरी निगाह से, हाँ मैम समझा रही हैं, बस समझ में आ रहा है, अभी मैं आपको एक टेस्ट पेपर दे दूंगी ना खुद से सॉल्व करने के लिए, तब फिर अभी आपको लगेगा कि हाँ ये भी मेरा सही जा रहा है, ये भी मेरा सही जा रहा है, मेरा तो बहुत सही हो रहा है। जब आप खुद टेस्ट पेपर लगाओगे रूम पे बैठ करके अकेले 2 घंटे का टाइमर लगा करके, तब आपको समझ में आएगा, आपकी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाएगी। फिर लगेगा यार ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, कंफ्यूज होकर के क्वेश्चन गलत कर दोगे। ठीक है, तो इसी वजह से ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन को खुद से भी पढ़ो, बारीकी से पढ़ो, उसके बाद आंसर करने की कोशिश करो। जब मैं आंसर बताऊं, ये टेस्ट पेपर कंप्लीट हो जाए, तो अपना बुक रिवाइज करो, अपना जो नोट्स बनाया है उसको रिवाइज करो। ठीक है, चलो पहला देखो, मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना 1863 ईस्वी में सैयद अहमद खान ने नहीं की थी। सैयद अहमद खान ने नहीं की थी, किसने की थी मैडम? तो किसने की थी भाई? अब्दुल लतीफ ने की थी। यहाँ पे अब्दुल लतीफ होना चाहिए था। ठीक है, सैयद अहमद खान ने मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना नहीं की थी। किसने की थी? अब्दुल लतीफ ने की थी। यहाँ पे मैं लतीफ लिख देती हूँ, अब्दुल लतीफ ने की थी। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि बंगाल के शरीयतुल्लाह के नेतृत्व में फराजी आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, शरीयतुल्लाह के नेतृत्व में फराजी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था किसानों की शिकायतों पर ध्यान केंद्रित करना और मुसलमानों में जो जाति आधारित प्रथा थी उसकी निंदा की गई थी। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा कह रहा है कि अब्दुल लतीफ द्वारा अहमदिया आंदोलन का उद्देश्य रूढ़िवादी इस्लामी प्रथाओं को पुनर्जीवित करना और हिंदू मुस्लिम एकता का विरोध करना। देखो यहाँ पे तीसरा गलत हो गया। एक तो ये पूरा ही स्टेटमेंट गलत है, और मेन स्टेटमेंट क्या है कि अब्दुल लतीफ द्वारा अहमदिया आंदोलन का शुरुआत नहीं हुआ था। इन्होंने इसकी शुरुआत नहीं की थी, या इन्होंने अहमदिया आंदोलन स्थापित नहीं किया था। किसने किया था अहमदिया आंदोलन को स्थापित? तो मिर्जा गुलाम अहमद। अहमद से अहमदिया याद रखना, मिर्जा गुलाम अहमद पूरा नाम है, लेकिन मैं अहमद सिर्फ लिख दे रही हूँ। अहमद से अहमदिया याद रखना, यानी मिर्जा गुलाम अहमद ने अहमदिया आंदोलन की शुरुआत की थी, इसका नेतृत्व किया था, इसको स्थापित किया था। अब्दुल लतीफ का इससे कोई लेना देना नहीं था। तो तीसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। पूछा है कि कौन सा सही है? केवल बी, यानी केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखो,
19वीं सदी के भारत में देवबंद आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 19वीं सदी में देवबंद आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसके संदर्भ में स्टेटमेंट दिया है। पहला कह रहा है कि देवबंद स्कूल की स्थापना 1866 में धार्मिक पुनरुत्थान और उलेमाओं को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से की गई थी। दूसरा यह है कि यह आंदोलन ब्रिटिश राज के साथ संलग्न रहा था और अलीगढ़ स्कूल के राष्ट्रवादी आदर्शों के विरोध में पश्चिमी शिक्षा का समर्थन करता था। ठीक है, बताना है कि कौन सा कथन सही है। चलो ध्यान से पढ़ना। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका सही है कि देवबंद स्कूल की स्थापना 1866 में धार्मिक पुनरुत्थान और उलेमाओं को प्रशिक्षण देने के लिए की गई थी। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट जो कह रहा है कि यह आंदोलन ब्रिटिश राज के साथ संलग्न रहा था, तो नहीं, यह आंदोलन ब्रिटिश राज के साथ संलग्न नहीं होता बल्कि ब्रिटिश शासन का विरोध कर रहा था। ठीक है, ब्रिटिश शासन का विरोध कर रहा था। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। पहला सही था, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा, यानी केवल एक। ठीक है, अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या है। अकाली आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इसका उद्देश्य सिख गुरुद्वारों को वंशानुगत उदासी महंतों से मुक्त कराना था और इसके परिणाम स्वरूप शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन समिति का गठन हुआ। दूसरा कह रहा है कि यह पूरी तरह से क्षेत्रीय और सांप्रदायिक था। कह रहा है कि यह पूरी तरह से क्षेत्रीय और सांप्रदायिक था, जहां अकाली नेता व्यापक राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने से बचते थे। बताना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, अकाली आंदोलन, इसको गुरुद्वारा सुधार आंदोलन भी कहा जाता है। अकाली आंदोलन को फिर से ध्यान से सुनना, इसे गुरुद्वारा सुधार आंदोलन भी कहा जाता है। इसके संदर्भ में आपका जो पहला स्टेटमेंट है ये सही है। इसका उद्देश्य कह रहा है, तो उद्देश्य क्या था, तो सिख गुरुद्वारों को वंशानुगत उदासी महंतों से मुक्त कराना था और इसी के दौरान इसी के परिणाम स्वरूप ही शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन समिति का गठन किया गया था। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। लेकिन दूसरा जो कह रहा है कि पूरी तरह से क्षेत्रीय और सांप्रदायिक था, तो क्षेत्रीय तो था ये, लेकिन पूरी तरह से क्षेत्रीय नहीं कह सकते हम इसको। और ये लेकिन ध्यान रखना, ये सांप्रदायिक नहीं था। ये जो आंदोलन था ये सांप्रदायिक आंदोलन नहीं था। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। पहला सही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखो, कुंडारा उद्घोषणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो कुंडारा उद्घोषणा जो है ये संबंधित है वेलुथम्पी के विद्रोह से। ठीक है, वेलुथम्पी के विद्रोह से ये जो कुंडारा उद्घोषणा था ये लाया गया था सहायक संधि के विरुद्ध लाया गया था। त्रावणकोर में अंग्रेजों के विरुद्ध था। 1808 ईस्वी में लाया गया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है 1859 के नील विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कथन है इसका नेतृत्व बंगाल के नादिया जिले में दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किया था। दूसरा है कि दीनबंधु मित्र का जो नील दर्पण है, नील दर्पण एक नाटक लिखा था दीनबंधु मित्र ने। क्वेश्चन हमेशा पूछ देता है अक्सर एग्जाम में कि नील दर्पण नाटक के लेखक कौन है, तो दीनबंधु मित्र है। इसको ध्यान रखना, पीसीएस में पूछ देता है। ठीक है, और यूपीएससी में ऐसे आपके सामने जैसे स्टेटमेंट के तौर पे रखा है ऐसे आपके सामने रख देगा। ठीक है, तो दीनबंधु मित्र का नील दर्पण नाटक इसी आंदोलन के दौरान लिखा गया था। तो बताओ कि कितने कथन, कौन कौन सा कथन आपका सही है। तो दोस्तों दोनों ही कथन सही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास द्वारा नील विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया गया था बंगाल के नादिया जिले में, और दीनबंधु मित्र द्वारा जो है नील दर्पण नाटक लिखी गई थी इसी आंदोलन के दौरान। और इसी नील दर्पण में आप देखेंगे नील विद्रोह का बारे में कुछ नील विद्रोह का उल्लेख भी किया गया है इस नील दर्पण में। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा, तो पीडीएफ आपको कमेंट बॉक्स में पीडीएफ का लिंक मेंशन कर दिया गया है। आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को क्लिक करके, लिंक को क्लिक करके। ठीक है, और अगर आप लोग बहुत ऐसे बच्चे हैं जो बहुत दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ पे पीडीएफ का ये हार्ड कॉपी नहीं निकलवा पाते हैं, जैसे क्या होता है कि अलग अलग जगहों पे जब आप प्रिंट आउट निकलवाते हैं तो पर पेज के हिसाब से कॉस्ट लगता है। कभी कभी कहीं कहीं पे 5 रुपये पर पेज निकालते हैं, बहुत महंगा पड़ जाता है, जो कि शहरों में लगभग 50 पैसे एक साइड का और एक पेज का लगभग 1 रुपये लगता है। तो वो बच्चों के लिए बहुत महंगा पड़ता है। तो आप लोग अगर टेस्ट पेपर मंगाना चाहते हो या मैगजीन हार्ड कॉपी चाहते हो तो आरजी सर ने एक अमेजन पे शॉप है आरजी सर नाम से,
उसका शॉप का लिंक कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दिया जाएगा। अगर आप लोग चाहोगे हार्ड कॉपी पाना तो अमेजन से आप लोग मंगा सकते हो, परचेज कर सकते हो। आपको हार्ड कॉपी आपके घर तक पहुंच जाएगी। जैसे आप बाकी प्रोडक्ट खरीदते हो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, वैसे ही आप टेस्ट सीरीज या फिर अदर बुक्स, कोई भी स्टैंडर्ड बुक्स हो गया या फिर मैगजीन हो गया विजन आईएएस का या अदर मैगजीन, अगर आप चाहते हो तो आप हाँ हमारे आरजी सर शॉप से परचेस कर सकते हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन पे ध्यान दो। अब 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के सन्यासी विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी सन्यासी विद्रोह के संदर्भ में आपको विचार करना है। पहला कथन है कि मुस्लिम फकीरों ने हिंदू सन्यासियों के साथ मिलकर विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया। दूसरा कह रहा है कि विद्रोह में महिलाओं की कोई भागीदारी नहीं थी। हाँ, स्टेटमेंट में जब भी कोई शब्द दे दे कोई भागीदारी नहीं थी तो अक्सर ये स्टेटमेंट गलत होता है। ठीक है, तो विद्रोह को दबाने के लिए वॉरेन हेस्टिंग्स के नेतृत्व में एक लंबे अभियान की आवश्यकता पड़ी। बताना है कि कौन सा कथन सही है। बताओ कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों, सन्यासी विद्रोह के संदर्भ में आपका जो ये पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि मुस्लिम फकीरों ने हिंदू सन्यासियों के साथ मिलकर विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था, तो पहला स्टेटमेंट सही है। इसमें हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिलेगी आपको इस सन्यासी विद्रोह में। लेकिन दूसरा जो कह रहा है कि विद्रोह में महिलाओं की कोई भागीदारी नहीं था, तो गलत है। कुछ महिलाओं ने इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित की थी, यानी कि भागीदारी ली थी। एकदम से कोई भी महिला शामिल नहीं थी, ये गलत है स्टेटमेंट। तीसरा है कि विद्रोह को दबाने के लिए वॉरेन हेस्टिंग्स के नेतृत्व में एक लंबे अभियान की आवश्यकता पड़ी थी, तो तीसरा भी स्टेटमेंट सही है। उस दौरान वॉरेन हेस्टिंग्स ने नेतृत्व प्रदान किया था इस आंदोलन को दबाने के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा। ओके, अगला देखो। अगला क्वेश्चन है, भारत में आरंभिक उपनिवेश विरोधी विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इतना लंबा लंबा क्वेश्चन है, पढ़ते पढ़ते मेरा एकदम गला दर्द होने लगा। अब एकदम सनी देओल की तरह मेरी आवाज बनती जा रही है। कुछ देर में त्रिशा सर बन जाएंगी। भारत में क्वेश्चन में क्या था कि भारत में आरंभिक उपनिवेश विरोधी विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, पहला कथन कह रहा है कि पाइका विद्रोह का नेतृत्व पूर्वी भारत के एक अपदस्थ सैन्य प्रमुख ने किया था, जिसे आदिवासी समूह और पूर्व स्थानीय शासकों का समर्थन प्राप्त था। ओके, दूसरा कह रहा है कि पोलीगर आंदोलन मध्य भारत के किसानों के नेतृत्व में उभरा विद्रोह था, जिसका उद्देश्य भूमि करों को कम करना और आदिवासी स्वायत्तता स्थापित करना था। अब देखो यहाँ पे कह रहा है आदिवासी स्वायत्तता स्थापित करना था, ठीक है, और भूमि करों को कम करना। अब पूछा है कि कौन सा सही है कथन। देखो, अभी आप लोग जो अभी क्वेश्चन देख रहे हो, ये कुछ मुस्लिम आंदोलन थे, ठीक है, कुछ मतलब अभी तक आप जो सॉल्व कर रहे हो विद्रोह से रिलेटेड क्वेश्चन है। मुस्लिम आंदोलन जब भी पढ़ना स्पेक्ट्रम में तो विद्रोह वाला टॉपिक पढ़ लेना, किसान आंदोलन, मुस्लिम आंदोलन, और इसके अलावा ये कुछ जनजातीय विद्रोह एग्जाम में बहुत पूछता है। ठीक है, अभी जितने आपके सामने क्वेश्चन पूछे गए सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सन्यासी विद्रोह हो गया या नील विद्रोह हो गया, ठीक है, अहमदिया आंदोलन हो गया, फराजी आंदोलन हो गया, ये सभी पढ़ लेना एग्जाम में। पाइका विद्रोह, पोलीगर आंदोलन बहुत पूछता है, हमेशा यहाँ से एक ही क्वेश्चन अक्सर दे देता है, तो आप रिवाइज कर लेना। आपके सामने मौका है आपको पढ़ने का, तो आप अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, आपको हिंट मिल रहा है कि आपको कहाँ कहाँ से क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, इसका फायदा उठाओ इस टेस्ट पेपर का। तो पहला जो कह रहा है कि पाइका विद्रोह 1817 में पाइका विद्रोह हुआ था। एक अब्दस्त सैन्य प्रमुख थे, यानी रिटायर्ड सैन्य प्रमुख थे, पक्षी जगबंधु, इन्हीं के द्वारा इसका नेतृत्व प्रदान किया गया था। ये आदिवासी समूहों और पूर्व स्थानीय शासकों का समर्थन प्राप्त था इनका, तो पहला स्टेटमेंट सही है। लेकिन दूसरा जो कह रहा है कि पोलीगर आंदोलन का उद्देश्य जो है भूमि करों को कम करना और आदिवासी स्वायत्तता स्थापित करना, तो ये आदिवासी स्वायत्तता स्थापित करना इसका उद्देश्य नहीं था, और ना ही भूमि करों को कम करना इसका उद्देश्य था। मेनली यहाँ पे ध्यान देना कि आदिवासी स्वायत्तता स्थापित करना इसका उद्देश्य नहीं था, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला सही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा। ओके, अगला देखो। औपनिवेशिक भारत में किसान आंदोलनों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आंदोलन दिया है, संबद्ध नेता दिया है, हमेशा आपके सामने क्वेश्चन ऐसे ही रखेगा आंदोलन से रिलेटेड। ठीक है, तो पागलपंथी आंदोलन से संबद्ध नेता कौन थे, तो टीपू सुल्तान थे, पहला सही है।
ठीक है, जमींदारों के विरुद्ध में ये आंदोलन किया गया था 1825 से 1835 के दौरान। फराजी आंदोलन के नेता कौन थे बताओ? तो फराजी आंदोलन के नेता थे दुदू मियाँ। दूसरा भी स्टेटमेंट सही है, हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा भी इसका नेतृत्व प्रदान किया गया था और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध लाया गया था 1838 ईस्वी में। तो दूसरा भी सही सुमेलित है। लेकिन तीसरा कह रहा है मोपला विद्रोह हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा किया गया था। नहीं, हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा इसका नेतृत्व प्रदान नहीं किया गया था, ध्यान रखिएगा। मोपला में ये मालाबार रीजन में ये मोपला विद्रोह हुआ था। तो तीसरा वाला स्थानीय लोगों द्वारा इसका विद्रोह किया गया था। तो तीसरा गलत हो गया, पहला दूसरा सही है। ठीक है, हाजी शरीयतुल्लाह ने इसका नेतृत्व प्रदान नहीं किया था या इससे संबद्ध नहीं थे इस मोपला विद्रोह से। तो केवल 2 ही कथन सही है। पूछा है कितने युग्म सही सुमेलित है, तो गिन लो 1 और 2, केवल 2 सही है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखो, भारत में यूरोपीय सैनिकों के बीच श्वेत विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? ये श्वेत विद्रोह का कारण क्या था? ऑप्शन देख लो, एक बार पढ़ लो आप लोग। तो देखो, श्वेत विद्रोह हुआ क्यों था? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, क्राउन सर्विस में स्थानांतरण के बाद विशेष भत्ते वापस ले लेना। देखो, 1857 की क्रांति के पहले सभी जो सैनिक थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इनको वेतन दिया जाता था, साथ में कुछ भत्ते भी दिए जाते थे। ठीक है, कुछ बोनस और भत्ते भी दिए जाते थे। लेकिन जब बाद में क्राउन ने सारा सत्ता का हस्तांतरण जो है ब्रिटिश क्राउन के पास चला जाता है, तो ऐसे में ब्रिटिश क्राउन ने ये कहा कि भैया तुम्हारा भत्ता तो नहीं मिलेगा, तुम्हें जो बोनस भत्ता मिलता है वो नहीं मिलेगा, सिर्फ तुम्हें सैलरी मिलेगी। इससे जो सैनिक थे, अंग्रेज सैनिक, वो नाराज हो गए। तो उसी दौरान इन्होंने अंग्रेज सैनिकों द्वारा श्वेत विद्रोह लाया गया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी हो जाएगा कि क्राउन सर्विस में स्थानांतरण के बाद विशेष भत्ते वापस ले लेने से संबंधित ये विद्रोह था। ठीक है, मुख्य कारण था ये। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला देखो, प्रसिद्ध वुड्स डिस्पैच, जिसे प्रायः भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान जारी किया गया था? आपके सामने कभी कभी पीसीएस में क्वेश्चन पूछ देता है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो आप उसी में ऑप्शन रहेगा वुड डिस्पैच। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका वुड डिस्पैच रहेगा। वुड डिस्पैच को ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वुड डिस्पैच लाया गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान जारी किया गया था? तो किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान जारी किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान लागू किया गया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखो, 1833 के चार्टर अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1833 का चार्टर अधिनियम, पहला कथन कह रहा है कि इसने कंपनी के वाणिज्यिक गतिविधियों को समाप्त कर दिया था। दूसरा कह रहा है कि इसने भारत के गवर्नर जनरल का पद सृजित किया। तीसरा कह रहा है कि इसने भारत में ईसाई मिशनरी गतिविधियों को वैध बनाया। ठीक है, ईसाई मिशनरी गतिविधियों को वैध बनाया। चौथा कह रहा है कि इसने सिविल सेवाओं में खुली प्रतिस्पर्धा का सिद्धांत लागू किया। पूछा है कि कौन सा सही है। ठीक है, पूछ रहा है आपसे कि कौन सा सही है। अगर आप लोग को बस इतना ही पता होता कि भारत 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत इसने भारत में ईसाई मिशनरी गतिविधियों को वैध बनाया था, तो ये स्टेटमेंट गलत है। देखो, वैध अवैध से संबंधित कोई प्रावधान ही नहीं था कि भैया आप आइए, आप ईसाई मिशनरी भारत में आइए और आकर के अपना ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करिए, ये आपके लिए वैध होगा या अवैध होगा, इससे संबंधित कुछ बातें नहीं कही गई थी। ठीक है, बस ये इनको परमिशन दिया गया था 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत। 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा ये प्रावधान लाया गया कि भैया जो अंग्रेज हैं, ईसाई मिशनरी है, वो भारत में आकर के ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकेंगे। ये 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा ये प्रावधान नहीं लाया गया था। बल्कि 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा ये प्रावधान लाया गया था कि ईसाई मिशनरी जो है भारत में आकर के अपना ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकेंगे। ठीक है, तो एक तो यहाँ पे इससे रिलेटेड ये तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। एक तो चार्टर अधिनियम से और दूसरा वैध अवैध से संबंधित। ठीक है, तो तीसरा गलत हो गया भैया। 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा ये प्रावधान लाया गया था। अब देखो, एलिमिनेट करो जिसको जिसको पता होगा, क्योंकि ये बहुत फेमस स्टेटमेंट प्रावधान रहा है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा एग्जाम में पूछा गया है। तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 1 और 2। ठीक है, एलिमिनेट हो गया, लेकिन तब भी मैं आपको
बताऊंगी बारीकी से। तो आपका तीसरा गलत है, जैसे कि अभी मैंने बताया। पहला देखो, इसने कंपनी की वाणिज्यिक गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया था। 1813 के चार्टर अधिनियम में यह प्रावधान लाया गया कि भैया जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार रहा है वाणिज्य पर, उसको समाप्त किया जाए। इनको सिर्फ एकाधिकार जो इनको सिर्फ कुछ चीज़ों पे एकाधिकार, कुछ चीज़ों पर व्यापार वाणिज्य पर एकाधिकार प्रदान किया जाएगा, जैसे कि चाय और चीन के साथ व्यापार पर इनका जो एकाधिकार था उसको बरकरार रखा। लेकिन अन्य, जैसे कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में व्यापार वाणिज्य कर रही थी, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा भाई सिर्फ तुम भारत में तुम्हारा जो ये व्यापार वाणिज्य पर एकाधिकार है, तुम्हारा ये एकाधिकार अब नहीं रहेगा। अब सिर्फ तुम्हारा ये जो एकाधिकार है वो चाय और चीन के साथ व्यापार पर ही एकाधिकार रहेगा। अन्य जो ब्रिटिश व्यापारी हैं वो भी भारत में जाकर के अब अपना व्यापार वाणिज्य कर सकेंगे। यह प्रावधान लाया गया था 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा। लेकिन फिर 1833 का चार्टर अधिनियम लाया गया, तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो स्पेशल यहाँ पे इनको राइट मिला हुआ था, एकाधिकार मिला हुआ था चाय और चीन के साथ व्यापार का, इसको भी समाप्त कर दिया गया। यानी कि इनका पूरा जो वाणिज्य गतिविधियों पर एकाधिकार था पूरी तरह से अब समाप्त हो चुका था 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट आपका सही हो गया। दूसरा कह रहा है कि क्वेश्चन में ये भी पूछ देता है कि चाय और चीन के साथ व्यापार पर जो इनका एकाधिकार था किस अधिनियम द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो चाय और चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार था किस अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया था। तो ध्यान रखिएगा 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन बहुत पूछता है एग्जाम में। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा है किसने भारत के गवर्नर जनरल का पद सृजित किया था। क्वेश्चन में आपको बताना है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। और चौथा है, कह रहा है कि इसने सिविल सेवाओं में खुली प्रतिस्पर्धा का सिद्धांत लागू किया था। तो सिविल सेवाओं में खुली प्रतिस्पर्धा का सिद्धांत लागू हुआ था 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा, न कि 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। तो चौथा भी गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगला देखो, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि बानो मुश्ताक अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट स्टेटमेंट एक एक स्टेटमेंट पढ़ेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे। ऐसे में क्या होता है, वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है ना। चलो, तो पहले स्टेटमेंट जो कह रहा है कि बानो मुश्ताक अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका है, तो ये गलत हो जाएगा। ये दूसरी भारतीय लेखिका है। पहली लेखिका थी गीतांजलि। उन्होंने लिखा था टैम ऑफ सैंड नामक पुस्तक। ठीक है, सॉरी टैम नहीं, टॉम्ब ऑफ सैंड। ठीक है, टॉम्ब ऑफ सैंड, रेत का टीला नामक पुस्तक लिखा था किसने, गीतांजलि ने। तो ये यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला लेखिका जो है, पहली भारतीय महिला लेखिका बानो मुश्ताक नहीं बल्कि गीतांजलि थी। ठीक है, बानो मुश्ताक दूसरी भारतीय महिला है। तो यहाँ पे पहला गलत हो गया है। बानो मुश्ताक ने ही हार्ट लैम्प लिखा था कन्नड़ी भाषा में, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था दीपा भास्टी ने। ठीक है, तो दूसरा देखो, तो हार्ट लैम्प को 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला, जिसे अंग्रेजी अनुवाद दीपा भस्टी ने किया। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। और तीसरा स्टेटमेंट देखो, तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मूल रूप से अंग्रेजी में लिखी गई एकल कृति के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। देखो, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है अनुदित यानी कि अंग्रेजी में अनुवाद की गई पुस्तकों को दिया जाता है सिर्फ, यानी कि ऐसी पुस्तकें जो सिर्फ जो अंग्रेजी में अनुदित की गई हैं। जैसे कि इन्होंने जो अंतर्राष्ट्रीय हार्ट लैम्प है, ये कन्नड़ भाषा में लिखा गया था बानो मुश्ताक द्वारा। इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, दीपा भास्टी ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया हार्ट लैम्प नाम से। तो जितनी भी पुस्तकें हैं जो अनुवाद की जाएंगी अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में अनुदित पुस्तकों के लिए ही ये पुरस्कार दिया जाता है। मूल रूप से अंग्रेजी में लिखी गई पुस्तकों के लिए नहीं, जो अनुवाद में जो ट्रांसलेट की गई पुस्तकें हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया जाएगा। तो तीसरा गलत हो गया। इसमें क्या कह रहा है, फिर से पढ़ो। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मूल रूप से अंग्रेजी में लिखी गई एकल कृति के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। हर साल तो दिया जाता है, लेकिन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखी गई नहीं, बल्कि सब अपनी अपनी भाषाओं में जो पुस्तक लिखते हैं उसका जो अंग्रेजी में अनुवाद किया जाएगा, तो उस अनुवाद की गई पुस्तक यानी अनुदित की गई पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया जाता है। तो तीसरा गलत हो गया। ठीक है, पहला भी गलत था, दूसरा सही है। चौथा देखो, पुरस्कार राशि जो है लेखक और अनुवादक के बीच समान रूप से साझा की जाती है। तो चौथा स्टेटमेंट सही है।
चौथा स्टेटमेंट आपका सही कि जो भी पुरस्कार राशि दी जाती है वो लेखक और अनुवादक के बीच समान रूप से, यानी कि ये जो पुरस्कार दिया गया है हार्ट लैम्प के लिए, तो बानू मुश्ताक और दीपा बस्ती दोनों लोग इसमें पुरस्कार राशि का आपस में साझा करेंगे। ठीक है, अभी पीसीएस में जो पेपर हुआ था 2025 में, कितनी तारीख को, 12 अक्टूबर को, ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से किसको हाल ही में बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया। तो बानू मुश्ताक और दीपा भस्टी दोनों लोगों का नाम था। ठीक है, आप लोग बताना कि इसका करेक्ट आंसर आप लोग क्या किए हो। वैसे तो और लोगों का नाम था, तो ऐसे 1 2 3 4 ऐसे 4 लोगों का नाम था, पूछा था और स्टेटमेंट में दिया था 1 और 2 दोनों, या केवल 1, या केवल 2, या कोई नहीं। इस तरह से मैं आपके सामने ऑप्शन रख रही हूँ, हालांकि क्वेश्चन तो सेम ऐसा ही था, बस ऑप्शन मेरा रहेगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट आंसर क्वेश्चन का, भाई पूछा है कौन सा सही है, तो दूसरा और चौथा सही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, चलो अगला देखो। अगला क्वेश्चन है, डैग हैमरशॉल्ड मेडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि ब्रिगेडियर जनरल अमिताभ झा और हवलदार संजय सिंह को मरणोपरांत डैग हैमरशॉल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। दूसरा कह रहा है कथन कि यह पुरस्कार जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सेवा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। ठीक है, बताइए कि कौन सा आपका करेक्ट आंसर होगा। देखो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पुरस्कार को संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रदान किया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र से रिलेटेड जितने भी पुरस्कार हो गए या फिर जितने भी रिपोर्ट्स हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में पूछता है, यूपीएससी के एग्जाम में ज़्यादा पूछता है। तो ये जो पुरस्कार है अभी हाल ही में, डैग हैमरशॉल्ड मेडल पुरस्कार, हाल ही में अमिताभ झा और संजय सिंह, हवलदार संजय सिंह को उनके मरने के बाद ये पुरस्कार डैग हैमरशॉल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये पुरस्कार जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रदान किया जाता है, स्पेशली उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जो संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सेवा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देते थे। यानी कि ये पुरस्कार मेनली मरने के बाद दिया जाता है। ठीक है, यानी कि जब उस अभियान के दौरान, यानी संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान के दौरान लड़ते हुए ये मारे जाते हैं, अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं, तब उनको ये पुरस्कार दिया जाता है, आफ्टर डेथ दिया जाता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखो, भविष्य की महामारियों के लिए वैश्विक तैयारी को सुदृढ़ करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय निकाय ने वर्ष 2025 में वैश्विक महामारी संधि को अपनाया। तो किसने जो है वर्ष 2025 में वैश्विक महामारी संधि को अपनाया, किस अंतर्राष्ट्रीय निकाय ने ये संधि अपनाया है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनाया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखो, शिरुई लिली महोत्सव निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। अभी जितना भी आप करंट अफेयर्स का क्वेश्चन देख रहे हो सभी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो शिरुई लिली महोत्सव जो है मणिपुर में मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन देखो, क्वेश्चन क्या पूछा है, कौन सा सही नहीं है। जब भी स्टेटमेंट, हमेशा मैं कहती हूँ क्वेश्चन पढ़ें तो इस वाले लाइन को हमेशा ध्यान से पढ़ें, पूछेगा कि कौन सा सही है या कौन सा सही नहीं है। जब ध्यान से आप यहाँ नहीं देखते हैं तो आता हुआ क्वेश्चन आप लोग गलत करके चले आते हैं, तो ये गलती नहीं करनी है, अपने को आदत में डालिए। ठीक है, जैसे सुबह उठते तुरंत आप फोन चलाने लगते हो ना, ये रात में सोने से पहले फोन चलाने की आदत होती है आपको, तो ये आपकी आदत है। सॉरी, हाँ, तो क्वेश्चन को पूरा ध्यान से पढ़ने की आदत डालिए। ठीक है, पूछा कौन सा सही नहीं है। तो पहला कथन कह रहा है कि 16वीं शेर गणना के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की अनुमानित संख्या 891 है। ठीक है, ये क्वेश्चन सेम ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था बिहार पीसीएस में इस बार, जो 13 सितंबर को पेपर था, शेर गणना से रिलेटेड पूछा था कि भारत में एशियाई शेरों की अनुमानित संख्या कितनी है। तो कई सारे ऑप्शंस थे, 1891, 1897, 1887, इस तरह से। तो इम्पॉर्टेंट है ये भी, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कि एशियाई शेर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची वन और साइट्स के परिशिष्ट वन में सूचीबद्ध है। तीसरा कह रहा है कि एशियाई शेरों की सबसे विशिष्ट रूपात्मक विशेषता गर्दन और कंधों के चारों ओर घने आयाल का होना। ठीक है, पूछा है कौन सा सही नहीं है। देखो, पहला स्टेटमेंट आपका सही है कि जो है 16वीं शेर गणना के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की अनुमानित संख्या 891
माना गया कि भैया लगभग 891 एशियाई शेर हैं भारत में। और आपको पता होगा कि एशियाई शेर भारत के केवल गुजरात के गिर उद्यान में पाए जाते हैं, गिर वन्य जीव अभयारण्य में, गिर वन में पाए जाते हैं। ठीक है, गुजरात का एक गिर वन है, केवल यहाँ पर ही एशियाई शेर पाए जाते हैं। तो स्टेटमेंट में कभी दे दें कि केवल गुजरात के गिर वन में पाए जाते हैं तो वो स्टेटमेंट गलत नहीं होगा। हमेशा हम कहते हैं कि केवल अगर दे दें तो 99% रहता है कि सही रहता है स्टेटमेंट, लेकिन कहीं कहीं 99% चांस रहता है कि स्टेटमेंट गलत है, लेकिन कभी कभी अपवाद के तौर पे स्टेटमेंट सही होगा। जैसे यहाँ पे कह दें कि केवल गिर वन में एशियाई शेर पाए जाते हैं, तो वहाँ पे स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा, उसको गलत मत मान लीजिएगा। ठीक है, पहला सही है। दूसरा भी सही है कि एशियाई शेर जो है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में रखा गया है और साइट्स के परिशिष्ट 1 में सूचीबद्ध है। तो पहला और दूसरा सही है। लेकिन तीसरा कह रहा है कि एशियाई शेरों की सबसे विशिष्ट, विशिष्ट मतलब सबसे यूनिक, यानी कि अन्य शेरों में ऐसा नहीं देखने को मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो विशेषता है एशियाई शेरों की रूपात्मक विशेषता, जैसे कि गर्दन और कंधों के चारों ओर घने आयाल का होना। तो गर्दन और कंधों के चारों ओर घने आयाल सिर्फ एशियाई शेरों में ही नहीं बल्कि जैसे कि अन्य जगहों पे जो शेर पाए जाते हैं वहाँ पे भी पाए जाएंगे। तो ये इनकी कोई यूनिक विशेषता नहीं है एशियाई शेरों की। तो तीसरा गलत हो जाएगा। तो तीसरा गलत है। करेक्ट आंसर 1 और 2 होगा। सॉरी, क्वेश्चन में क्या पूछा है, कौन सा सही नहीं है। देखो मैं भी बताते बताते गलत ही कर दे रही हूँ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल 3 पूछा है, कौन सा सही नहीं है। ओके, और पैंथरा लियो पर्सिका, पैंथरा लियो पर्सिका, इसका साइंटिफिक नेम है एशियाई शेर का। ध्यान रखना, कभी कभी स्टेटमेंट में दे दे कि इसका एशियाई शेर का वैज्ञानिक नाम पैंथरा लियो पर्सिका है, तो स्टेटमेंट सही मान लेना। ठीक है, चलो अगला देखो। अगला है वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष महासंघ इसरो एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। दूसरा कथन कह रहा है कि इसका मुख्य विषय जो है नई दुनिया की ओर अंतरिक्ष अन्वेषण का पुनर्जागरण। तीसरा कह रहा है कि सम्मेलन के दौरान इसरो और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने मानव अंतरिक्ष अन्वेषण पर एक संयुक्त आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया। किसने? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और इसरो ने। पूछा है कि कितने सही हैं। तो दोस्तों ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण के संदर्भ में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ये जो अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन है ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष महासंघ इसरो और एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। इसका विषय ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। कभी कभी सिर्फ एक लाइन में क्वेश्चन पूछ देगा कि वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन का विषय क्या रहा, तो विषय था नई दुनिया की ओर अंतरिक्ष अन्वेषण का पुनर्जागरण। तो दूसरा भी सही है। तीसरा है कि सम्मेलन के दौरान इसरो और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने मानव अंतरिक्ष अन्वेषण में संयुक्त रूप से आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया था। तीनों स्टेटमेंट सही है, तो यानी सभी सही हैं, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला देखो। ऑपरेशन दिया है और प्रसंग दिया है। ऑपरेशन रिडल, ठीक है, ऑपरेशन रिडल जो है 1965 में पाकिस्तान के ऑपरेशन जिब्राल्टर पर प्रतिक्रिया के तौर पर लाया गया था भारतीय द्वारा। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है ऑपरेशन कैक्टस, पूछा है कितने युग में सही सुमेलित है। ठीक है, तो ऑपरेशन कैक्टस इसमें दिया है 1999 का कारगिल संघर्ष। तो ऑपरेशन कैक्टस लाया गया था भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था 1971 में, तो उस दौरान। तो दूसरा गलत हो जाएगा। 1999 नहीं, 1971 में भारत पाक के युद्ध के दौरान लाया गया था। ऑपरेशन बंदर जो है 2019 में पुलवामा हमले के बाद बालाकोट हवाई हमले के दौरान ऑपरेशन बंदर लाया गया था। तो पहला और तीसरा सही है। पूछा है कितने सही युग में सुमेलित है, तो पहला 1 और 2, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल 2। ठीक है, अगला देखो। प्रायः समाचारों में बनी रहने वाली इजराइल द्वारा विकसित HAROP प्रणाली का सही वर्णन क्या है। ये HAROP प्रणाली क्या है जो इजराइल द्वारा विकसित की गई है, तो यह है एक लोइटरिंग म्यूनिशन है जिसे सुसाइड ड्रोन भी कहा जाता है। ये यानी कि ये क्या करता है कि अपने टारगेट को ट्रैक करता है और वहां पर ही जाकर के विस्फोट हो जाता है। खुद को मतलब कहते हैं नहीं, सुसाइड, एक होता है स्लीपर सेल होते हैं जो सुसाइड स्लीपर सेल, जो आपस में बम अपने शरीर में बांधे रहते हैं। मूवी देखा होगा कि जहाँ पे भीड़ होती है वहां पे जाकर के उस बम विस्फोट कर देते हैं, खुद भी उसमें मारे जाते हैं। तो इसी तरीके से सुसाइड ड्रोन भी होता है, जाता है वो ड्रोन और वहाँ पे टारगेट को, अपने टारगेट के पास जाता है और वहीं पे ब्लास्ट हो जाता है। तो पूरी जगह को
वो नष्ट कर देता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। तो दोस्तों मैं सोच रही हूँ कि इतना क्वेश्चन रहने देते हैं, बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट कर लेंगे। मेरी जो आवाज़ है एकदम वो अब लड़की से लड़कों की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अब आवाज़ धीरे धीरे मेरी भारी हो रही है, कहीं आप लोग डर ना जाओ मेरी आवाज़ से, इसलिए मैं यहीं पर ही क्लास को ब्रेक करती हूँ। अब नेक्स्ट सेशन हम लोग कल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं ये बात भूल जाती हूँ बोलना है कि वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, पता नहीं मेरा ध्यान बस पढ़ाने पे रहता है। बस ये रहता है कि आपको मेरी बातें समझ में आए, मैं जो समझा रही हूँ आपको अच्छा लगे, और वॉइस क्लियर है ये भी कमेंट में बता देना। और क्या और रिवीजन करो अच्छे से, और प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रहा हो तो कमेंट में बताना, मैं ज़रूर आप लोग का आंसर रिप्लाई करूँगी, क्योंकि आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई मैं ही करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से जुड़ना, आप लोगों से बातें करना। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, और हेल्दी खाओ, हेल्दी रहो। कोई भी उटपटांग चीज़ें नहीं खानी है। इस वजह से मैं कह रही हूँ क्योंकि आपकी तबीयत खराब होगी, फिर आपकी पढ़ाई नुकसान होगी। एग्ज़ाम आ रहे हैं, अब 4-5 महीने एकदम सीरियस हो जाओ। ठीक है, जून में मई में एग्ज़ाम है, तो अपना पूरा टाइम, अपना पूरा जो वक्त है 5-6 महीने का, पूरा यूपीएससी पे लगा दो अच्छे से, ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी से, खुद के प्रति ईमानदार हो। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।